हेलो गाइस स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और जगह इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। मुझसे पूछा तुमने। कॉल पर बात खत्म कर रुद्र ने आरोही से कहा, बेबी किशोर सर का कॉल था, मेरी एक मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। आरोही ने बेड से उठ रुद्र के पास जाते हुए पूछा, अभी? रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और अब बैग से टॉवल ले अपनी कमर पर बांध अपने कपड़े निकालने लगा तो आरोही को होश आया कि वो अभी अभी उसके सामने सिर्फ अपने बॉक्सर्स में था। आरोही शर्मा गई और अब जब वो अपने कपड़े पहनने लगा तो रूम से बाहर जाने को हुई थी कि तभी रुद्र ने उसे आवाज देते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? इधर आओ। आरोही ने पलटते हुए कहा, नहीं नहीं आप पहन लीजिए। रुद्र ने अब आरोही को घूरा तो वो अपनी ही जगह पर खड़ी रह गई। रुद्र ने फटाफट कपड़े पहन उसके पास आते हुए कहा, मैं यूं गया और यूं आया, तुम सो जाओ और हाँ जब कॉल करूंगा तभी डोर ओपन करने आना। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया तो रुद्र ने उसके सिर को चूमा और अब वो अपना फोन लेकर निकल गया। अंडस्को सुबह सुबह आरोही की नींद सोनल के फोन कॉल से खुली। सोनल ने कॉल पर चिल्लाते हुए कहा, कहाँ हो यार, क्लास स्टार्ट होने वाली है। सोनल की बात सुन आरोही हड़बड़ा कर उठ गई। उसने टाइम चेक किया तो देखा सुबह के 10:30 बजने वाले थे। आरोही ने परेशान होते हुए कहा, यार सोनल, मैं लेट हो गई, अभी नींद खुली है मेरी। सोनल ने आरोही की बात सुनकर कहा, अभी उठी हो? क्यों, क्या रात भर रुद्र ने तुम्हें सोने नहीं दिया? ये कहते हुए सोनल शरारत से मुस्कुरा दी। वहीं आरोही ने चिढ़ते हुए कहा, हो गया। सोनल ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा सॉरी बाबा। सुनो, वैसे भी कल से दिवाली हॉलीडे स्टार्ट होने वाली है तो चाहो तो तुम रहने दो, आज कॉलेज आना, मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगी, दिवाली बाद ही आना अब। आरोही ने सोनल की बात सुनकर कहा, हाँ ये ठीक है। सोनल ने कहा, चल बाय, बाद में बात करते हैं। सोनल से बात कर आरोही अब बेड से उठी तो उसे रुद्र का ख्याल आया। वो रात भर बाहर था और अभी भी नहीं आया तो आरोही ने उसे कॉल किया, बट उसने आरोही का कॉल पिक नहीं किया। तो आरोही ने अब उसे एक मैसेज ड्रॉप किया, कम सून, आई एम वेटिंग। आरोही मैसेज कर अपना फोन साइड रख बाथरूम चली गई और कुछ देर बाद बाहर आई तो देखा रुद्र का कोई रिप्लाई नहीं आया था। फोन साइड रख वो अब अपने डेली रूटीन के हिसाब से काम करने लगी। घर साफ कर वो नहाने के लिए चली थी कि एक बार फिर उसने फोन चेक किया। रुद्र का अभी तक कोई जवाब नहीं आया तो वो अब थोड़ी परेशान हो गई। उसने सक्षम को कॉल करने का सोचा बट फिर कुछ सोच उसने फोन वापस रख दिया और वो नहाने चली गई। अंडस्को इधर मेंशन में, आज ईशु की सुबह बाकी दिनों बहुत अलग थी। आज उसने ही ब्रेकफास्ट बनाया था जो कि शुभित ने भी खुश होकर खाया भी और उसकी तारीफ भी की। उन दोनों के चेहरे की चमक देख तो आज शुभी भी समझ गई थी कि दोनों आज बहुत खुश हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आदित्य ने शुभी से कहा, चलें, सब हमारा वेट कर रहे हैं। शुभी ने हाँ में सिर हिलाया और अब वो आदित्य के साथ चली गई। अंडस्को इधर आरोही नहाकर बाहर आई थी और बस रेडी हो रही थी कि डोर बेल की आवाज सुन वो खुश हो गई। वो जल्दी से रूम से बाहर निकल कर आए और उसने जैसे ही मेन डोर ओपन किया तो मयंक नैना के साथ पूरी राणा फैमिली को देख हैरान हो गई। वो धीरे से फुसफुसाई, चाचू। इस पर मयंक ने कहा, अरे बेटा, आप क्या बाहर ही खड़े रखोगी? आरोही ने जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, अंदर आइए आप सब। ये कहते हुए आरोही ने अब देखा कि रुद्र के ग्रैंड पेरेंट्स भी आए हैं तो वो अब जल्दी से अंदर भागी और अपना दुपट्टा सिर पर डाल बाहर आ गई। आरोही को देख नैना ने कहा, अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, तुम तो आध्या और ईशु की तरह ही हो। तो इस पर नैना के पास बैठती हुई सोनम ने कहा, करने दो नैना, हमारा वक्त था तो हमने भी किया था, हमने तो घूंघट तक किया है, इसने तो फिर भी सिर पर पल्ला ही तो लिया है। सोनम की बात सुन अर्चना जी मुस्कुरा दी। वहीं आरोही उसे जैसे कुछ याद आया तो उसने जल्दी से आगे बढ़ सबसे पहले अर्चना जी के फिर बारी बारी से सभी घर वालों के पैर छुए तो मयंक ने उससे पूछा, आरोही रुद्र कहाँ है? आरोही ने कहा, चाचू, वो रुद्र तो कल रात से मीटिंग के लिए गए हैं, अभी आते होंगे। मयंक ने आरोही की बात सुन उससे पूछा, रात से का क्या मतलब, तुम रात भर अकेली थी? आरोही ने हाँ में सिर हिलाया तो मयंक अब चुप हो गया। वहीं आरोही ने कहा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ये कहते हुए वो अंदर चली गई। वहीं सोनम वो आज आरोही को एक अलग नजरिए से ही देख रही थी। वैसे तो उसे आरोही से कोई परेशानी नहीं थी, वो बस आदित्य पर भड़की हुई थी। कुछ देर बाद आरोही सबके लिए चाय बना लाई तो सोनम उसे फिर से देखने लगी। डार्क ग्रीन कलर के अनारकली सूट में वो बहुत सुंदर दिख रही थी। हाथों में चूड़ा पहना हुआ था जो शायद करवा चौथ पर नैना ने दिया होगा। मांग में सिंदूर भी था। ये देख सोनम को अच्छा लगा, वरना आजकल की लड़कियों को सिंदूर लगाना पसंद नहीं, खुद उसकी बेटी आध्या को नहीं पसंद।
आरोही ने सबको चाय दी ही थी कि मयंक ने कहा, आरोही, इधर आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। आरोही मयंक के पास जा खड़ी हुई तो मयंक ने कहा, ये जो मोटे से सफेद बालों वाले बाबा जी हैं ना, ये हैं तुम्हारे बड़े दादू, यानी तुम्हारे ससुर जी के पापा जी। मयंक की बात सुन आरोही मुस्कुरा दी। तभी मयंक ने कहा, और ये टकलू अंकल हैं ना, ये हैं तुम्हारे छोटे दादू, यानी मेरे पापा। मयंक की बात सुन सुरेंद्र जी को चाय पीते पीते ठसका सा लगा तो मयंक और आरोही हंस दिए। साथ ही अर्चना जी और प्रताप जी भी। तो सुरेंद्र जी ने कहा, ये लड़का भी ना, हद है भाई, बड़े हो जाओ, अब तुम भी बाबा जी बन जाओगे कुछ ही दिनों में। उनकी बात सुन मयंक ने हंसते हुए कहा, हाँ तो इस खुशी के लिए बाबा जी भी बन जाएंगे। आने दो खुशियां, रोका किसने है। मयंक ने बातें करते हुए ही अब नीली साड़ी में बैठी अर्चना जी से भी आरोही को मिलवाया। वैसे तो आरोही राणा फैमिली से पहले भी मिल चुकी थी, सोनम और निखिल को अच्छे से जानती थी, बट हाँ प्रताप जी, सुरेंद्र जी और अर्चना जी से उसकी ज्यादा बात नहीं हुई थी, इसलिए मयंक ने आरोही को उन तीनों से मिलवाया था। इसी बीच एक बार फिर डोर बेल बजी तो आरोही ने खुश होते हुए कहा, ये आ गए। आरोही ने झट से जाकर डोर ओपन किया तो रुद्र की जगह आदित्य और शुभी डोर पर थे। वहीं शुभी, वो तो जैसे अपनी बेटी को देख एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई। कितनी अलग दिख रही थी आज वो। शुभी को जैसे अपना बीता हुआ समय याद आ गया। इधर आरोही एक बार फिर हैरान थी, साथ ही आदित्य को देख थोड़ी घबरा भी गई कि तभी पीछे से आते हुए मयंक ने आदित्य से कहा, आओ भाई, कब से आपका वेट कर रहे हैं, आइए। मयंक की बात सुन आरोही बीच में से हट गई। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसने डोर बंद किया ही था कि एक बार फिर डोर बेल बजी तो आरोही ने हैरानी और घबराहट के मिले जुले भाव से डोर ओपन किया तो इस बार रुद्र ही था। इधर रुद्र वो मित्तल मेंशन के गार्ड्स अपने अपार्टमेंट के बाहर और अंदर देख कुछ हैरान था। वो आरोही को देखते ही कुछ पूछने वाला था कि तभी हॉल में बैठी भीड़ को देख चौंक गया। उसने एक नजर आरोही को देखा और फिर जैसे ही वापस सिर घुमाया तो प्रताप जी ने कहा, अरे सच में हम लोग आए हैं, अब इधर आएगा। रुद्र ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और वो अपने दादू के पास आया तो रुद्र ने हैरान होते हुए ही पूछा, आप सब यहाँ? तो अर्चना जी ने कहा, हाँ, अपने बेटे और बहू को घर ले जाने आए हैं। रुद्र उनकी बात सुन खामोश हो गया कि अब मयंक ने उसकी दिमागी उलझन मिटाते हुए उन सबके यहाँ आने का कारण बताया तो रुद्र ने कहा, अब इसकी क्या जरूरत है, हमारी पहले ही शादी हो चुकी है। असल में मयंक ने रुद्र को बताया कि वे सब उन दोनों की एक बार फिर पूरी रीति रिवाजों से शादी करवाना चाहते हैं, जिस पर रुद्र ने पूरी तरह से ऐतराज जताया तो आदित्य ने थोड़े गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, जरूरत है। इस पर शुभी ने झट से आदित्य का हाथ पकड़कर दबाते हुए रुद्र से कहा, देखो बेटा, हमारी एक ही बेटी है, हमारे भी कुछ सपने थे अपनी बेटी की शादी को लेकर, और भले ही लोगों को पता चला हो कि तुम दोनों की शादी हुई है, पर कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता। तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और किस किस को जवाब दें। इससे अच्छा है कि हम सभी रिश्तेदारों के सामने एक बार फिर तुम दोनों की शादी कर दें। इस तरह से हमारी भी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। शुभी के प्यार से समझाने पर रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। बट हाँ मिसेस मित्तल, आप अपने हस्बैंड को समझा कर रखिएगा कि ये मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश ना करें। आरोही अब सिर्फ मेरी है। रुद्र को अब भी आदित्य पर भरोसा नहीं था। वहीं उसकी बात सुन आदित्य भड़क उठा और उसने अगले ही पल उठते हुए कहा, वो मेरी भी बेटी है, तुम्हारी बीवी से पहले वो मेरी बेटी है, मेरे होने से वो है, समझे तुम। शुभी ने आदित्य को भड़कते देख उसे पकड़ते हुए कहा, आदित्य आप। इस पर आदित्य ने गुस्से में रुद्र की तरफ उंगली करते हुए कहा, मुझे क्या बोल रही हो, इसे देख नहीं रही तुम, मेरी बेटी पर कैसे हक जमा रहा है। आदित्य और रुद्र को आरोही के लिए लड़ते देख सभी लोग हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। वहीं आदित्य उसे शुभी से रुद्र की शिकत करते देख ऐसा लग रहा था कि मानो रुद्र ने उससे उसका फेवरेट खिलौना छीन लिया, जिसके लिए वो गुस्से से लाल हो रहा था। इधर आरोही वो तो चुपचाप खड़ी सबकी बातें सुन रही थी और रुद्र वो गुस्से में आदित्य को घूर रहा था। तभी मयंक ने बीच में आते हुए कहा, रुद्र, कोई कुछ नहीं करने वाला है, दिवाली के बाद तुम दोनों की शादी का मुहूर्त निकला है, सच में हम सब ने इस शादी को दिल से मान लिया है। इस पर रुद्र ने पूछा, और पापा ने? तो सोनम ने कहा, उन्होंने ने भी, तभी तो तुम्हें यहाँ लेने आए हैं। रुद्र ने सोनम की बात सुन उससे पूछा, अच्छा, तो कहाँ है वो? अंडस्को सभी लोगों के बीच डिसाइड हो गया था कि रुद्र और आरोही की शादी होगी और इसी वजह से आरोही अब शादी तक के लिए आदित्य और शुभी के साथ वापस जा रही थी, जो कि रुद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मगर अपनी सासू माँ की चासनी में डूबी हुई बातों से बेचारा वो भी मान गया था। शुभी ने कह दिया था कि अब तो आरोही को उसके साथ ही रहना है, पर जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो आरोही को अपने पास ही रखेगी। वैसे तो सोनम आदित्य से बहुत गुस्सा थी, पर शुभी के बात करने पर उसने शुभी से अच्छे से ही बात की थी।
इधर सभी घर वालों को बातों में लगे देख रूथ ने आरोही का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींचकर रूम में ले आया तो आरोही ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों लेकर आए? रूथ ने चिढ़ते हुए कहा, तो और क्या करूं? अब ये एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। पता नहीं अब कब मिलूंगा। आरोही ने रूथ की बात सुन धीरे से कहा, शादी वाले दिन। रूथ ने गुस्से में कहा, प्लीज स्टॉप इट बेबी। तुम्हारी माँ की वजह से चुप हूँ, वरना मुझे ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम छोड़ो ये सब और इधर आओ। ये कहते हुए रूथ ने आरोही को रूम में वॉल से सटा अब उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए तो आरोही ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? सब लोग हैं, डोर भी खुला है। रूथ ने आरोही के चेहरे को अपने हाथों में ले उसके गाल को चूमते हुए कहा, होने दो, और प्लीज मुझे मत रोको। रात को भी तुम्हारी रोक टोक ने सब खराब कर दिया। वो क्या कह रही थी? हाँ, कंट्रोल कंट्रोल करना था तुम्हें। रूथ की बात सुन आरोही का हैरानी से मुंह खुल गया तो रूथ ने धीरे से कहा, ऐसे मत देखो, सही कह रहा हूँ मैं। पता नहीं कैसे मुहूर्त में शादी की हमने, कोई हमें एक होने ही नहीं देता। अरे, आरोही कहाँ चली गई? रूथ रब झुका और उसने आरोही के होठों पर अपने होंठ रख उसे चूमना शुरू ही किया था कि आरोही ने अर्चना जी आवाज सुन रूथ को फिर से रोक उससे खुद से छुड़ा बाहर निकलना चाहा पर रूथ ने उसे जाने की इजाजत नहीं दी। आरोही ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जाने दो, सब क्या सोचेंगे? रूथ ने आरोही का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, और मैं क्या सोचूंगा? ये कहते हुए रूथ ने अब आरोही को पीछे से अपनी बाहों में भर उसके दुपट्टे को निकाल उसके गले पर किस किया कि तभी शुभी ने आरोही को आवाज दी, एंजल। आरोही ने शुभी की आवाज सुन अपनी बंद आंखें खोल दी और अब रूथ को दूर कर अपना दुपट्टा लेकर रूम के बाहर आते ही बोली, वो मैं अपना सामान पैक कर रही थी। तो शुभी ने कहा, सामान सामान रहने दो, बस अपना फोन ले लो और जल्दी करो बेटा। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया और वापस रूम में आई तो रूथ बेड पर बैठा हुआ था। आरोही ने उसे एक नजर देख अपने हैंडबैग को कबर्ड से निकाल उसमें अपना फोन डालते हुए कहा, मैं घर पहुंचते ही कॉल करूंगी। रूथ ने रूठे हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, अब हम बात भी शादी वाले दिन करेंगे। रूथ की बात सुन आरोही भांप गई कि वो नाराज हो गया है इसलिए उसे मनाने के लिए आगे बढ़ी थी कि बेड से ठोकर खा वो गिरते गिरते बची। उसका हैंडबैग उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। रूथ ये देख जल्दी से उठा और उसने आरोही को पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? आरोही ने अपना घुटना पकड़ते हुए कहा, वो पैर लगा था इसलिए। वो अब अपना पैर सहलाकर नीचे गिरे बैग को उठाने के लिए झुकी पर रूथ ने उसे रोक दिया और खुद ही बैग उठा उसमें वापस से फर्श पर बिखरा सामान डालने लगा कि उसकी नजर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के पैकेट पर पड़ी। उस पैकेट को हाथ में ले उसने उसे ठीक से पड़ा था और अगले ही पल वो बैग छोड़ उठ खड़ा हुआ। उसने आरोही का हाथ पकड़ गुस्से में लगभग उस पर भड़कते हुए पूछा, ये कहाँ से आया? आरोही ने पिल्स को देख रूथ को देखा और धीरे से कहा, मैं लेकर आई थी। रूथ आरोही की बात सुन अब और भी भड़क उठा और उसने कसकर आरोही का हाथ दबाते हुए पूछा, क्यों? किससे पूछकर तुमने ये खरीदा? मुझसे पूछा तुमने? आरोही ने रुद्र को गुस्से में देख उससे कहा, आपके पास टाइम नहीं था, मैंने ले लिया क्योंकि हमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। आरोही की बात सुन रुद्र ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए और वो भड़क उठा। उसने गुस्से में वो पिल्स फेंक आरोही को अपने पास खींच लिया और उससे कहना चाहा था कि इस बार सोनम ने डोर नॉक करते हुए कहा, आरोही। सोनम की आवाज सुन रूथ ने आरोही को एक झटके के साथ छोड़ दिया और सब छोड़ रूम से बाहर निकल गया। उसे जाते देख सोनम अंदर आए और उसने आरोही को सामान समेत बैग में डालते देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ? आरोही ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी, वो बैग गिर गया था। सोनम उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा दी, शायद वो कुछ और ही सोच बैठी थी और इधर आरोही अपना सिर झुकाए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में थी कि तभी सोनम ने उसके पास जा आरोही से कहा, आरोही, मेरा एक काम करोगी? बेबी, डू यू नो व्हाट यू हैव डन? आरोही को मित्तल मेंशन आए हुए 4 दिन हो गए थे। इस दौरान न तो रूथ ने उसे कॉल किया न ही आरोही ने रूथ को कॉल किया। आज दिवाली थी, ऐसे में पूरा मित्तल मेंशन लाइट्स और फूलों की लड़ियों से दुल्हन की तरह सजा हुआ था और अभी भी घर में सर्वेंट्स इधर उधर भागते हुए जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे थे। शुभित ग्रे शेड के कुर्ता पजामा पहन कर रेडी हो गया था कि तभी ईशु वहां आए और उसने शुभित से कहा, चलो, सब वेट कर रहे हैं। शुभित ने ईशु को देखा जो कि मैजेंटा पिंक कलर की साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। शुभित लेट हो गया था घर आने में, ऐसे में उसका सामना ईशु से नहीं हुआ था क्योंकि ईशु पहले ही जल्दी रेडी होकर नीचे शुभी की हेल्प कर रही थी और शुभित वो सीधे रूम में चला आया था। शुभित ने ईशु को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, बहुत अच्छी लग रही हो। ईशु मुस्कुराए और उसने ईशु के कुर्ते के बटन को लगाते हुए कहा, तुम भी, अब जल्दी चलो। ये कहते हुए ईशु शुभित का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी तो शुभित भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे पीछे चल दिया। दोनों नीचे घर के मंदिर आए तो देखा आरोही माता की चौकी के सामने बैठी हुई फूलों से रंगोली बना रही थी।
उसने आज पर्पल कलर का सूट पहना हुआ था। उसके खुले बाल उसकी कमर तक आ रहे। शुभित ने फूलों और दीपों से सजे मंदिर को देख आरोही से कहा, वाओ एंजल, आज तो मंदिर की काया पलट कर दी तुमने। इस पर आरोही ने मुस्कुराते हुए ईशु की तरफ इशारा कर कहा, मैंने नहीं, हमने। शुभित ने ईशु की तरफ देखते हुए कहा, ओह। तभी शान वहां आया और उसने उन तीनों को बात करते हुए पूछा, मुझे छोड़ बातें दी जा रही हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आरोही ने उसकी बात सुनकर शान को देखते हुए कहा, हाँ तो आप ही 4 बातें दे लो। और एक बात बताओ भाई, आप पूजा में काला सांड बनकर क्यों आए हो? आरोही की बात सुन ईशु की हंसी छूट गई, वहीं शुभित भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। असल में शान ने आज ब्लैक कलर का पठानी पहना हुआ था। शान ने खुद को देखते हुए आरोही से कहा, अच्छा, मेरे मजे लिए जा रहे हैं। पर बता दूं, मैं काला नहीं, गोरा क्यूट सा लड़का हूँ। उसकी बात सुन आरोही हंस दी। इधर उन चारों को हंसते देख बाहर खड़े आदित्य और शुभी मुस्कुरा रहे थे। आज इतने सालों बाद मित्तल मेंशन में खुशियों की दीपावली आई थी। आदित्य और शुभी अंदर आए तो आदित्य ने कहा, पूजा करें या तुम लोग बातें करने में ही पूजन का मुहूर्त निकल दोगे? आरोही ने आदित्य को देखते हुए कहा, अरे वाह पापा, इस सफेद धोती कुर्ता में आप तो साउथ के स्टार लग रहे हो। उसकी बात सुन आदित्य ने खुश होते हुए पूछा, अच्छा? तो शान ने कहा, और नहीं तो क्या, और तो और सोने पर सुहागा आपकी ये वॉच और ये सोने का चूड़ा। बस एक मोटी सी चैन की कमी और रह गई। शुभित और ईशु शान की बात सुन हंस दिए, वहीं आरोही ने कहा, भाई आप पापा को स्टार बना रहे हैं या साउथ का विलेन? उनकी बातें सुन आदित्य और शुभी एक बार फिर हंस दिए। शुभी ने अब बीच में आते हुए कहा, बस करो और सब पूजा के लिए बैठ जाओ। ईशु तुम आओ, चीकू के साथ बैठो। ईशु ने हाँ में सिर हिलाया तो ये देख आरोही को एक पल के लिए रूथ की याद आ गई, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। पूजा करने के बाद आदित्य और शुभी ने सभी सर्वेंट्स को गिफ्ट्स और स्वीट्स दी। इसके बाद दोनों डिनर करने से पहले ईशु और शुभित के साथ समीर के घर के चल दिए। असल में इन दिनों में समीर आदित्य से कुछ ज्यादा ही दूर हो गया था, जो कि आदित्य को अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ ही देर में आदित्य अपनी फैमिली के साथ समीर के घर पहुंच गया। इधर बिंदल मेंशन में दिवाली पूजन के बाद सभी डिनर के लिए बैठे ही थे कि आदित्य और शुभी को देख समीर के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ तो आदित्य ने उसके पास जा उसके गले लगते हुए कहा, हैप्पी दिवाली। समीर ने खुशी से कहा, हैप्पी दिवाली। अरे चीकू आओ ना, डोर पर क्या खड़े हो? समीर की बात सुन शुभित ईशु को लेकर अंदर आया। खुशी ने उन लोगों को देख ज्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई थी, वहीं अभी उसने तो खुश होकर शुभित का वेलकम उसे अपने गले से लगाकर किया था। इधर आदित्य और शुभी ने निधि जी और आशुतोष जी के पैर छूकर उन्हें दिवाली विश किया। आखिर अब वे ही उन दोनों के भी बड़े थे। आदित्य ने हमेशा समीर की फैमिली को अपनी फैमिली की तरह ही माना था और यही समीर के साथ भी था। पर अभी की वजह से समीर थोड़ा नाराज हो गया था आदित्य से। अभय आरोही को चाहने लगा था। ऐसे में इस सब के खुलासे में सबसे ज्यादा अभय हट हुआ था और समीर को आदित्य पर गुस्सा आ रहा था कि जब आरोही की शादी हो चुकी थी तो उसने उसे उस दिन ही क्यों नहीं बताया जब समीर ने आरोही को अपनी बहू बनाने की इच्छा आदित्य के सामने रखी थी। शुभित और ईशु ने निधि जी और आशुतोष जी के बाद खुशी और समीर के पैर छुए तो खुशी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वो तब से चुप थी, तो शुभी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, आपका नाराज होना जायज है पर गलती इसमें आदित्य की भी नहीं है। हमें नहीं पता था कि एंजल की शादी हो चुकी है, प्लीज इस बात को निकाल दें। खुशी ने शुभी की बात सुन गुस्से में कहा, कैसे निकाल दूं शुभी? आदि भाई ने सब जानने के बाद भी सब छुपा मेरे अभय से आरोही की शादी करवाने की सोच रखी। कैसे सब भूल जाऊं कि अपनी शादीशुदा बेटी ये मेरे बेटे के पल्ले बांधने की कोशिश कर रहे थे। खुशी की बात शुभित को अच्छा नहीं लगा। आरोही उसकी बहन है और उसके बारे में कोई कुछ भी बोले उसे बर्दाश्त नहीं था, मगर वो कुछ बोलता उससे पहले अभय ने कहा, नहीं मॉम, आदि अंकल ने मुझे पहले ही सच बता दिया था, वो तो मैं ही आशी के प्यार में अंधा होकर आदि अंकल के गलत में उनका साथ देने चला था। बट ये गलत था। आशी मुझे प्यार नहीं करती, पर इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे प्यार करना सीखा देता। फर्क इस बात का था कि उसका दिल मेरे प्यार के लिए खाली नहीं था। वो अपने दिल में रूथ को जगह दे चुकी है। ऐसे में मैं कैसे? ये कहते हुए अभय चुप हो गया, पर फिर उसने खुशी को अपने सामने करते हुए कहा, मॉम, मैं ठीक हूँ, और प्लीज, आशी की इसमें कहीं भी गलती नहीं है और ना ही आदि अंकल की। उन्हें रूथ राशि के लिए ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझसे बात की थी। अभी की बात सुन खुशी कुछ हद तक शांत हुई कि तभी समीर ने कहा, अब छोड़ो ये बातें, आओ सब डिनर करते हैं। चीकू, ईशु, आओ बेटा। शुभी ने एक नजर खुशी को देखा कि तभी खुशी ने आगे बढ़ शुभी के गले लगते हुए कहा, सॉरी शुभी, अपने बेटे को लेकर कुछ ज्यादा ही। शुभी ने खुशी को रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी, आपने बात को समझा और अब सब ठीक हो गया। मैं बस यही चाहती थी।
वहीं दूसरी तरफ आरोही कुछ देर शांत से बातें कर अब रूम में आई तो उसकी आंखों में पानी भर आया। अब सब कुछ ठीक था उसके साथ। आदित्य भी मान गया था मगर अब रुद्र ही उससे नाराज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ। सब कुछ परफेक्ट क्यों नहीं हो जाता। वो इतना नाराज हो गया उससे कि एक बार उसने उसको कॉल भी नहीं किया। आरोही ये सब सोच ही रही थी कि उसका फोन बजने लगा। फोन पर रुद्र का कॉल आते देख आरोही अब रो ही पड़ी। खुद को संभाल उसने अपने आंसुओं को पोंछ कॉल पिक किया तो उधर से रुद्र ने गुस्से में कहा, कसम खाई है ना मुझे कॉल ना करने की। इस पर आरोही ने जो खुद को संभाला हुआ था वो सब बेकार हो गया। वो रो पड़ी और उसने रोते हुए कहा, हाँ खाई है। आप भी तो कॉल कर सकते थे ना, पर आपने नहीं किया। 4 दिन में एक बार भी मेरी याद नहीं आई आपको। बड़े बड़े दावे करते हैं प्यार के। देख लिया मैंने आपका प्यार। आरोही की बात सुन रुद्र ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए पर फिर खुद को शांत कर उसने आरोही से पूछा, तुम्हें याद आई मेरी? तुमने कॉल किया कर सकती थी ना, आखिर बीवी हो मेरी। हक है ना तुम्हें पूछने का कि मैं कहाँ हूँ। क्यों कॉल नहीं किया? बट नहीं, तुम तो गलत करके मुझे ही आंख दिखा रही हो। आरोही ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, मैंने क्या गलत किया? रुद्र ने आरोही से कहा, बेबी डू यू नो व्हाट यू हैव डन? वो पिल्स, वो हार्मफुल भी हो सकती थी। पिल्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही किसी केमिस्ट शॉप से लेकर तुम उन्हें नहीं ले सकती। किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था तुमने? नहीं, मुझे तक नहीं बताया तुमने। ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत करोगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। रुद्र की बात सुनकर आरोही ने कहा, बेवकूफ में नहीं आप हैं। समझते ही नहीं है कुछ। उस पैकेट को मैंने खोला तक नहीं था। भूल ही गई मैं तो उन्हें लेना। पर आप तो उन्हें देख ऐसे भड़क उठे कि मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। रुद्र ने आरोही की बात सुनकर अब थोड़ा नरमी से पूछा, अच्छा, बहुत गुस्सा किया मैंने तुम पर? आरोही ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत। रुद्र ने इस पर अब प्यार से कहा, सॉरी, और मैं सब समझता हूँ। गलती मेरी भी थी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। एंड टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारी स्टडीज पूरी नहीं हो जाती हम बेबी प्लान नहीं करेंगे। रुद्र की बात सुन आरोही शर्मा गई और उसने झट से कहा, अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी। रुद्र ने आरोही की बात को पकड़ते हुए कहा, अच्छा जी, तो क्या कह रही थी आप? आरोही अब बुरी तरह शर्मा गई। मिरर में अपने चेहरे पर आते हया के गुलाबी रंग को देख वो पलट गई और उसने अब बात बदलते हुए पूछा, अच्छा छोड़िए ये सब, और ये बताए आप अभी कहाँ हैं? घर पर हैं तो मेरी सबसे बात करवाए। वैसे तो मैंने सुबह सबसे बात कर ली थी, और सुबह ही सबको दिवाली विश कर दिया था। तो रुद्र ने कहा, हाँ तो ठीक है ना फिर, आप क्या करोगी बात करके? वैसे भी मैं सक्षम के साथ बाहर आया हूँ। आरोही ने ये सुन उससे पूछा, आज के दिन भी? रुद्र ने कहा, क्यों, आज के दिन नहीं जा सकता क्या? आज तो और जाना चाहिए। मैं सक्षम की फैमिली से मिलने आया था। आरोही ने उसकी बात सुनकर कहा, ये तो अच्छा किया आपने। रुद्र ने कहा, मैं अच्छे ही काम करता हूँ। तो आरोही ने चिढ़कर कहा, अच्छा जी। पर फिर कुछ सोच उसने रुद्र से पूछा, एक बात तो आपने बताई ही नहीं मुझे। रुद्र ने पूछा, और वो क्या? तो आरोही ने रुद्र से पूछा, अरे यही कि आप उस रात कहाँ गए थे? पूरी रात वापस लौट कर नहीं आए थे। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी मीटिंग थी आपकी जो आप सुबह क्या दिन के टाइम घर वापस आए थे? सच सच बताए, कहाँ थे आप? आरोही की बात सुन रुद्र चुप हो गया। रेहा, नाइस नेम। रुद्र आरोही की बात सुन चुप हो गया क्योंकि अगर वो उसे बताता कि वो उस रात एक पार्टी में था और उसने उस दिन खुशी में थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो ऐसे में आरोही उससे नाराज हो जाती। असल में म्यूजिक डायरेक्टर किशोर जी के घर उस दिन एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी थी जिसमें उन्होंने रुद्र को इनवाइट किया था। रुद्र को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि वहां पर कोई पार्टी है क्योंकि किशोर जी ने उसे मीटिंग का नाम लेकर बुलाया था। पर जब वो वहां पहुंचा तब उसे पता चला कि वहां पर पार्टी चल रही है। किशोर जी ने उसे पार्टी में आए मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलवाया जिनकी मूवी के लिए रुद्र गाना रिकॉर्ड करने वाला है तो ऐसे में फिर रुद्र उस पार्टी से निकल ही नहीं पाया। पार्टी से सुबह के 4 बजे फ्री हुआ भी तो वो ड्रिंक किए हुए था ऐसे में वो बॉबी के फ्लैट पर चला गया। रुद्रांश आरोही की आवाज सुन रुद्र होश में आया और उसने कहा, हाँ बोलो। आरोही ने कहा, मैंने कुछ पूछा है आपसे। रुद्र ने कहा, ओम हाँ, मीटिंग काफी देर तक चली थी। मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी मिलना मिलाना हुआ तो काफी लेट हो गया था फिर मैं बॉबी के फ्लैट पर गया था, कुछ काम था, इसलिए लेट हो गया था। आरोही ने उसकी बात सुनकर कहा, ओह, तो फिर सॉन्ग सॉन्ग रिकॉर्ड हो गया? रुद्र ने कहा, नहीं, पहले सॉन्ग प्रिपेयर तो हो जाए। चलो तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है। बाय, टेक केयर एंड आई लव यू। ये कहते हुए रुद्र ने कॉल कट करना चाहा था कि आरोही ने कहा, इतनी जल्दी? रुद्र उसकी बात सुन रुका और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा,
जल्दी है तो बोलो, क्या बात करनी है। रुद्र के लहजे पर आरोही हल्का सा शर्मा गई और उसने धीरे से कहा, नहीं, ऐसा कुछ खास भी नहीं। बाय। रुद्र उसकी आवाज में आए बदलाव को महसूस कर ही समझ गया कि वो शर्मा गई है, इसलिए वो हंस दिया और उसने हंसते हुए कहा, ओह गॉड, तुम भी ना, कितना शर्माती हो, इतना लड़ते टाइम तो नहीं शर्माती थी। आरोही रुद्र से बात कर ही रही थी कि सर्वेंट ने आकर उसे इन्फॉर्म किया कि आदित्य और शुभी आ चुके हैं और उसका डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। ये सुन आरोही कॉल कट कर नीचे चली गई। अंडस्को दिवाली। दिवाली के बाद भाई दूज, इन त्योहारों में 4-5 दिन और निकल गए। रुद्र और आरोही को अब दूर हुए 1 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो गया था। दोनों की शादी का मुहूर्त देवउठनी एकादशी के अगले दिन का था, यानी शादी में 1 हफ्ता और कुछ दिन ही बचे हुए थे, इसलिए शादी की तैयारी मित्तल मेंशन में जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी। शुभी इस समय बहुत खुश थी और वहीं आदित्य की बात करें वो खुश था, पर रुद्र को लेकर उसका मन अभी भी राजी नहीं था। अंडस्को दिन के समय शादी की शॉपिंग के जाने के लिए निकली शुभी ने डिसाइड किया पहले वो अपने डांस स्टूडियो आर्ट ऑफ मोशन में जाएगी, क्योंकि उसे वहां पर कुछ पेपर वर्क था। उसके साथ इस समय शान था, इसलिए उसने शान से कहा, शान, पहले स्टूडियो चलो। शान ने ये सुन मुंह बनाते हुए पूछा, स्टूडियो, बट वाई? शुभी ने अपने फोन पर नजरें गड़ाए हुए कहा, बिकॉज आई वॉन्ट टू गो। शान ने शुभी की बात सुन कार स्टूडियो के लिए मोड़ ली। उनके पीछे आती गार्ड्स की कार ने भी टर्न लिया तो शान ने गार्ड्स की कार साइड मिरर में देख शुभी से कहा, मॉम, ये पॉप्स के चमचे लोग मेरा जीना मुश्किल कर रहे हैं, इनकी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। शान की बात सुन शुभी ने अपनी नजरें उठाकर शान को देखा तो शान ने उसे एक नजर देखते हुए कहा, ओह मॉम, ऐसे मत देखिए, दिस इज ट्रू, ये लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, इसी वजह से जैस्मिन मुझसे नाराज हो गई, इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। शुभी ने शान की बात सुनकर कहा, ओह तो जैस्मिन नाम है, तो मतलब एंजल की शादी होते ही तुम्हारे फेरे भी करवाने हैं? शान ने शुभी की बात सुन झट से कहा, नो नो, अभी तो बिल्कुल नहीं, आई एम ओनली 23 मॉम। शुभी ने शान की बातों में इंटरेस्ट लेते हुए कहा, तो फिर जैस्मिन? शान ने शुभी को बताते हुए कहा, शी वॉज जस्ट माई गर्लफ्रेंड, आई डोंट वॉन्ट टू मैरी हर, वी वर बोथ इन अ रिलेशनशिप बट शी वॉज नॉट माई टाइप। पॉप्स के फ्रेंड मिस्टर कौशिक की ही तो बेटी है। ओह, ये कहते हुए शुभी ने शान को एक नजर देखा। वो उसे देखकर सोचने लगी कि आजकल बच्चों में किसी भी रिलेशनशिप को निभाने जैसा या फिर उसके लिए गंभीरता तो है ही नहीं। कितने कैजुअली उसका बेटा अपने ब्रेकअप के किस्से उसे सुना रहा है। शान ने कार ड्राइव करते हुए कहा, अभी तो आई एम सिंगल। शुभी उसकी बात सुन मुस्कुराए और अब उसने शान के थोड़ा पास जा उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, डू वन थिंग, टेक अ ब्रेक। ये कहते हुए वो वापस अपनी जगह पर बैठी तो शान ने कुछ देर बाद कार रोकते हुए कहा, आई थिंक यू आर राइट मॉम, आई नीड ब्रेक, अभी मेरे खाने पीने और मौज मस्ती के दिन हैं। चलिए, आ गया आपका आर्ट ऑफ मोशन। शान हंसते हुए कार से बाहर निकला तो शुभी ने भी कार से बाहर निकलते हुए कहा, मौज मस्ती नहीं, कुछ कर गुजरने के दिन हैं। शान शुभी की बात सुन हंस दिया और शुभी को अपनी बाहों में भर उसे बिल्डिंग के अंदर ले जाने लगा। शुभी उसके बचपने पर मुस्कुरा दी और अपना सिर हिलाते हुए उसके साथ चल दी। शुभी को शान का ये बेफिक्र अंदाज कभी कभी चिंता से भर दिया करता था। शुभी जितना अपने करियर को लेकर सीरियस था उससे उलट शान था। दोनों लिफ्ट से शुभी के ऑफिस फ्लोर पर जा पहुंचे तो शुभी वहां जाते ही अपने काम में बिजी हो गई। शुभी को कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा था तो इधर शान उससे कहा एक जगह बैठते बनता, इसलिए तब तक वो स्टूडियो में घूमने लगा। बहुत दिनों या कहें महीनों बाद वो यहाँ आया था। स्टूडियो में हर एक डांस फॉर्म का अलग अलग सेक्शन था और उनमें अलग अलग कोरियोग्राफर थे जो कि स्टूडेंट्स के साथ डांस कर रहे थे या उन्हें सिखा रहे थे। पूरा स्टूडियो शुभी का था, बट अब वो किसी को डांस लेशन नहीं दिया करती थी। उसका डांस फॉर्म क्लासिक था जिसके लिए स्टूडियो में महाजन जी थे जो कि बहुत ही अच्छे कथक डांसर थे और अब वो ही स्टूडियो में क्लासिकल डांस के गुरु थे। शान ने एक एक कर सभी हिप हॉप, कंटेम्पररी या बॉलीवुड स्टाइल इन सब के रूम में जा थोड़ा थोड़ा डांस देखा और अब वो दूसरे रूम में आ गया जहां पर फिलहाल कोई डांस टीचर नहीं था, पर कुछ लड़कियां थी जो कि सिंपल व्हाइट कलर के अनारकली सूट पहने हुए पैरों में घुंघरू बांध अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। शान उन्हें भी एक नजर देख अब वहां से जाने का सोचा हुआ था कि वो रुका और धीरे से फुसफुसाया, वामिका। शान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट खिल उठी और उसने लड़कियों के ग्रुप में डांस करती अपनी कॉलेज फ्रेंड वामिका की तरफ इशारा करना चाहा था, मगर वो अपनी प्रैक्टिस में इस तरह से डूबी हुई थी कि उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। शान ने इधर उधर नजरें घुमाई तो पास रखी पानी की बोतल देख उसने जल्दी से बोतल का सारा पानी पीकर बोतल खाली कर ली और फिर मौका देख उसने जैसे ही वामिका की पीठ पर बोतल मारनी चाही पर वामिका उसी पल नीचे बैठ गई और वो बोतल सीधे आगे खड़ी लड़की के सिर में पड़ी। बॉटल साहित बॉटल का कैप उस लड़की के सिर में जा लगा तो उस लड़की ने हल्की सी चीख के साथ अपना सिर पकड़ लिया।
ये देख शान ने अपनी आंखें भींचते हुए कहा, ओह गॉड। वहीं उस लड़की के चोट लगने पर वामिका उठकर खड़ी हो गई और उसने उस आगे खड़ी लड़की को पकड़ते हुए कहा, रेहा, रेहा क्या हुआ? और ये किसने फेंका? ये कहते हुए वामिका मुड़ी तो पीछे खड़े शान को देखती रह गई। इधर तब तक एक लड़की ने म्यूजिक सिस्टम पर बज रहे गाने को झट से बंद कर दिया। वामिका ने शान को देखते ही पहचान लिया, इसलिए वो खुश होते हुए चिल्लाई, शान। वामिका उस लड़की रेहा को छोड़ जल्दी से शान की तरफ भागते हुए आए और अगले ही पल उसके गले लग गई। वही शान, उसने तो वामिका को खुद से दूर कर उससे दूर खड़ी उस लड़की के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वो अपना सिर सहला रही थी। शान ने हाथ पकड़ते ही कहा, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पर उस लड़की ने शान का हाथ एक झटके में झटक दिया और वो मुड़ी तो उसकी झील सी काली आंखें शान की आंखों से जा मिली, पर इस वक्त उसकी गहरी आंखों में शांति नहीं, शान के लिए गुस्सा था। गुस्से की वजह से उस लड़की के गाल लाल पड़ चुके थे। वो लड़की शान के सामने से हट उसको गुस्से से देखते हुए अपना बैग उठाकर रूम का डोर खोलते हुए वहां से चली गई। वही शान, वो तो उस लड़की को देखते ही रह गया। शान को देख वामिका उसके पास आए और उसने शान से कहा, सॉरी यार, मेरी छोटी बहन है, थोड़े गुस्से की तेज है। शान ने अभी भी डोर की तरफ देखते हुए कहा, इतनी सी होकर इतना बड़ा गुस्सा? यार मैं तो ये तुम्हें मारने वाला था पर तुम झुक गई, इसमें मेरी क्या गलती? वामिका शान की बात सुन हंस दी और उसने हंसते हुए कहा, यार तुम भी ना म्यूजिक सिस्टम बंद करके मुझे आवाज दे देते। चलो आओ बाहर चलते हैं। शान ने हाँ में सिर हिलाया तो वे दोनों अब बाहर निकल आए। शान ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, यार उसको ज्यादा तो नहीं लगी ना? वामिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं यार, छोड़ो तुम उसको, और ये बताओ हो कहाँ? बीबीए के बाद से कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। शान ने वामिका की बात सुनकर कहा, तुमने भी तो नहीं किया। तभी शान का फोन बजने लगा, कॉल शुभी का था तो उसने कॉल कट कर शुभी को मैसेज कर दिया और अब वामिका से नंबर एक्सचेंज कर उसे बाद में मिलने का बोल एक साइड हक देकर जल्दी से वहां से निकल गया। पर एक बार फिर रास्ते में वो लड़की उसके सामने आ गई। शान ने रुकते ही उससे पूछा, आई हो ओके? आई एम रियली सॉरी। मगर वो लड़की एक बार फिर शान को इग्नोर कर जाने लगी कि इस बार शान ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, ओह मैडम, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी ना? वरना मॉम से मेरी कंप्लेन करने लगो। इस बार उस लड़की ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सिर उठाकर कहा, अगर लगी भी होगी तो क्या? क्या आप दवा लगाएंगे? उस लड़की की प्यारी सी आवाज सुन शान मुस्कुरा दिया और उसने शरारत से मुस्कुरा कर कहा, हाँ क्यों नहीं बेबी गर्ल, बताओ कहाँ लगी है चोट? शान की बात सुन वो लड़की एक बार फिर गुस्से में शान को घूरती है तो उसके छोटे से गुलाबी हुए चेहरे को शान मुस्कुराते हुए देखने लगा। रेहा, महाजन जी आ गए, जल्दी आओ। उस लड़की रेहा की दोस्त उसे ढूंढते हुए आए और उसने जैसे ही रेहा को महाजन जी के आने के बारे में बताया तो वो छोटी सी पतली दुबली लड़की, यही कोई 5 फुट 1 इंच का कद था उसका, अपना बैग संभाले हुए वो शान को छोड़ वहां से अपनी दोस्त के साथ भाग निकली। उसे देख शान ने मुस्कुराते हुए कहा, रेहा, नाइस नेम, पर वामिका की एक बहन भी है, पहले तो कभी नहीं बताया उसने। शान अपनी सोच में गुम था कि उसका फोन एक बार फिर बजने लगा। शुभी का ही कॉल था तो वो अब जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागा। ओ मैडम, कहाँ घूम रही हो? आरोही जल्दी से रेडी होकर नीचे आई तो ईशू उसका ही वेट कर रही थी। ईशू ने हल्के पीले रंग के पंजाबी सूट को पहने हुई आरोही को देख मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी लग रही हो। आरोही ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू भाभी। चलिए। ईशू ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाया और दोनों अंदर से बाहर निकल आई तो ड्राइवर उनके लिए कार लेकर हाजिर था। कार में बैठ हुई दोनों मेंशन से बाहर निकल गईं। वे दोनों इस समय शॉपिंग के लिए जा रही थीं। बात दरअसल ये थी कि सोनम और नैना आज आरोही के लिए शादी में पहने जाने वाले लहंगे और साड़ियों की शॉपिंग के लिए निकली थी। इसलिए सोनम और नैना ने सोचा कि जब शॉपिंग आरोही के लिए करना है तो उसे ही बुला लिया जाए तो वो खुद अपनी पसंद से साड़ियां सिलेक्ट कर लेगी। ईशु और आरोही कुछ ही देर में मॉल पहुंची तो आरोही ने ईशु से पूछा, भाभी, हम यहाँ क्यों आए हैं? पापा ने तो कहा था कि हाँ, पर भाई ने यही इसी मॉल में आने को कहा था। आओ अब, वैसे भी हम लेट हो गए हैं। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया और अब ईशु के साथ चल दी। वैसे आरोही के शादी के लहंगे को शुभी अपने डिजाइनर से रेडी करवाना चाहती थी पर सोनम ने साफ मना कर दिया तो आदित्य ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उसके मॉल में जाकर किसी भी बेहतरीन डिजाइनर से लहंगा खरीद ले। पर यहाँ तो वे लोग आदित्य के मॉल को छोड़ कोई दूसरे मॉल में शॉपिंग के लिए आए थे जो कि आरोही को अब अच्छा नहीं लगा था। उसकी मम्मा रुद्र की माँ यानी सोनम की हर बात मान रही थी पर एक वो थी जो कि उसके पेरेंट्स की बात का कोई मान नहीं रख रही थी। आरोही मॉल में ही ईशू के साथ एक बड़ी सी शॉप में गई जो कि एक बहुत ही फेमस इंडियन वेडिंग क्लॉथ डिजाइनर की शॉप थी।
वहां पर रुद्र पहले से ही अर्चना जी, नैना और सोनम के साथ बैठा हुआ था और शायद कोई साड़ी सिलेक्ट कर रहा था कि तभी उसकी नजर डोर पर पड़ी तो आरोही को देख वो मुस्कुरा दिया और उसने पास बैठी अर्चना जी से कहा, लो वो आ गई। ईशु और आरोही के आते ही सोनम और नैना अब जल्दी जल्दी से उसके लिए साड़ी सिलेक्ट करने लगी। साड़ियों के बाद बारी आई शादी के जोड़े की तो अब आरोही के लिए कुछ लहंगे सिलेक्ट किए गए, जिनमें आरोही भी अपनी पसंद नापसंद धीरे से बता ही रही थी। आरोही को देख सोनम थोड़ी हैरान थी, वो शुभी की तरह चैट बॉक्स नहीं थी। शांत थी, उतना ही बोलती जितना की जरूरत। इस मामले में वो आदित्य पर गई थी। ईशु और आरोही ने अपनी पसंद से 3 लहंगे सिलेक्ट किए तो अब 3 में से भी सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है ये देखने के लिए सोनम ने आरोही से कहा, एक काम करो अब तुम इनको ट्राई करो, जो सबसे बेस्ट लगेगा वही रेडी करवाएंगे। ये कहते हुए सोनम ने अर्चना जी के पास बैठे रुद्र से पूछा, क्यों रुद्र? रुद्र जो कि तब से आरोही को देखने में व्यस्त था वो होश में आया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माँ। आरोही सबकी बात मान लहंगे ट्राई करने लगी। आरोही लहंगा पहनकर बाहर निकल कर आई, उसने सबसे पहले रुद्र की तरफ देखा जो कि उसे ही देख रहा था। वो इस वक्त गोल्डन कलर के लहंगे में थी। लहंगा उस पर अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो पर्पल कलर का लहंगा पहनकर बाहर आई तो अब अर्चना जी ने कहा, इस पर तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो ईशु कहा, लगेगा ही, उसे कुछ भी पहना दो, कुछ बुरा नहीं लगता। ये कहते हुए वो हंस दी। वे चारों अब आपस में बातें करने लगी थी कि तभी आरोही अब तीसरा लहंगा पहन कर आई जो कि रेड कलर का ब्यूटीफुल हैवी वर्क लहंगा था। रेड कलर के कई वेरिएंट थे पर ये कलर सबको बहुत पसंद आया था और जैसे ही आरोही उस रेड कलर के लहंगे में सबके सामने आई तो बस सब उसे देखते ही रह गए। रुद्र का तो हल्का सा मुंह खुल गया था आरोही को देखते हुए। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के फैशन दौर में जहां एक से बढ़कर एक कलर ऑप्शंस है बट रेड कलर का एक अपना ही दबदबा है। सभी मुंह से आरोही के लिए तारीफ ही निकल रही थी पर फिर आरोही ने एक नजर रुद्र को देखा तो उसने इशारे में आरोही को थम्स अप किया तो वो मुस्कुरा दी और उसने ईशु से कहा, भाभी ये वाला ही रहने देते हैं। ईशु ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ हमें भी यह वाला ही पसंद आया। लहंगा और साड़ी सिलेक्ट होने के बाद अब बारी थी कुछ जरूरी सामानों की जिसमें आरोही का कोई रोल नहीं था, इसलिए वो अब सोनम ने उसे वापस जाने को कहा ही था कि रुद्र ने बेझिझक होकर सोनम से कहा, माँ ईशु चली जाए, आरोही को मैं छोड़ दूंगा और आप लोग शॉपिंग कीजिए, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है वो आप लोगों को लेकर जाएगा। रुद्र की बात सुन अर्चना जी, नैना और सोनम एक दूसरे को देखने लगी। नैना मुस्कुराए और अब चुपचाप वहां से निकल एक शॉप की तरफ इशारा करते हुए सोनम से कहा, भाभी आइए पायल देखते हैं। वहीं आरोही, उसे तो ठीक से कुछ समझ नहीं आया था पर ईशु वो सब समझ चुकी थी कि रुद्र आरोही के साथ जाना चाहता है, इसलिए वो आरोही को रुद्र के साथ छोड़ वहां से चली गई। सब अपने अपने रास्ते चले गए तो रुद्र ने अब आरोही का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा तो आरोही को भी अब तक सब समझ आ गया था, इसलिए उसने रुद्र को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्यों किया? सब क्या सोचेंगे? रुद्र ने आरोही को अपने साथ ले जाते हुए कहा, कौन क्या सोचेगा? हम दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं। कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे बात करनी थी इसलिए मुझे कहना पड़ा और अब छोड़ो इस बात को। आओ। ये कहते हुए रुद्र आरोही को अपने साथ लिफ्ट में लेकर एंटर हुआ ही था कि उसमें खड़ी 2 लड़कियां रुद्र को देख चिल्ला पड़ी। आरोही उनकी इस हद से झेप गई। वो लड़कियां रुद्र की फैन थीं। रुद्र को देख पागल हो गई थी और उसके साथ फोटो क्लिक करने के लिए जिद करने लगी तो रुद्र ने उनके साथ फोटो खिंचवा ली। इसके बाद उन्होंने हंस हंस कर रुद्र से बात करना जारी रखा, जिसे देख आरोही को जलन तो महसूस हुई पर ये एक मीठी जलन थी। थोड़ी ही देर में लिफ्ट पार्किंग में जाकर रुकी तो वे दोनों लड़कियां रुद्र को बाइकर आगे बढ़ गईं। वहीं रुद्र ने अब एक बार फिर आरोही का हाथ पकड़ लिया तो आरोही ने उसे टोंट करते हुए पूछा, अब फिर से बीवी याद आ गई? रुद्र ने आरोही की बात सुन उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अच्छा मैं अपनी बीवी को भूला ही कब था। आरोही ने कहा, अभी अभी कुछ नए लोगों को देख। आरोही की बात सुन रुद्र मुस्कुराया और उसने धीरे से कहा, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलती? इस पर आरोही ने ना में सिर हिलाया तो रुद्र हंस दिया। आरोही को अपने साथ लेकर वो कार में जा बैठा और उसने अगले ही पल झट से आरोही को खींच उसके होठों को चूम लिया। आरोही उस सब से चौंक उठी। ये देख रुद्र ने हंसते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? अब कोई कंट्रोल नहीं करने वाला मैं। सब मान गए हैं। उसकी बात सुन आरोही ने शर्मा कर मुंह फेर लिया कि तभी रुद्र ने कहा, इधर देखो। आरोही ने उसकी बात सुनकर पलट कर देखा तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही को फील हुआ जैसे रुद्र ने उसके हाथ में कुछ रखा था और जैसे ही रुद्र ने अपना हाथ आरोही के हाथ के ऊपर से हटाया तो आरोही ने देखा रुद्र ने उसे मंगलसूत्र पकड़ाया था। आरोही ने मंगलसूत्र को देख रुद्र को देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। आरोही ने उसे देखते हुए पूछा, ये अभी क्यों?
इस पर रुद्र ने आरोही के हाथ से मंगलसूत्र ले उसे दिखाते हुए कहा, भूल गई ना इसे तुम? ये वही मंगलसूत्र है जो मैंने तुम्हें पहनाया था। उसकी बात सुन आरोही को याद आया कि हाँ, उसने अपना मंगलसूत्र तो रुद्र को वापस लौटा दिया था, पर फिर उसने मंगलसूत्र को ठीक से देखते हुए कहा, पर ये तो नया दिख रहा है। रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, नया है, थोड़ा मॉडर्न टच के साथ, बट इसमें पिरोए ये काले मोती उसी मंगलसूत्र के हैं। अब समझ आया कुछ? रुद्र की बात सुन आरोही को अब सब समझ आ गया था। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि रुद्र ने वो मंगलसूत्र अब तक बचा कर रखा हुआ था और उसे इस तरह से आरोही के लिए तैयार करवाया था। आरोही ने अब ठीक से अपने नए मंगलसूत्र को देखा और अगले ही पल वो खुश हो रुद्र के गले लग गई। थोड़ी देर बाद वो अलग हुई तो रुद्र ने कार स्टार्ट करते हुए उससे पूछा, अच्छा बताओ, कहाँ जाना है? आरोही ने रुद्र की बात सुनकर कहा, घर। तो रुद्र ने कार को आगे बढ़ाते हुए कहा, वो मैं तुम्हें अभी तो नहीं जाने दूंगा। आरोही उसकी बात सुन हैरान हो गई। कुछ ही देर में वे दोनों अपने अपार्टमेंट पर वापस आ चुके थे। ये देख आरोही ने कहा, यहाँ क्यों लेकर आए हैं? रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़ उसे अपने पास ले जाते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ये कहते हुए वो आरोही को अपने फ्लैट में ले आया तो आरोही ने झिझकते हुए कहा, ऐसी क्या बात करनी है? रुद्र ने डोर बंद कर आरोही के करीब आते हुए कहा, ये। इतना कहकर रुद्र ने उसके होठों को अपने होठों से जोड़ दिया। आरोही इस सब से पीछे हटने को हुई, पर रुद्र ने अगले ही पल उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और अब उसे पैशनेटली किस करने लगा। आरोही के बंद होठों को उसने अपने गहरे चुंबन से खोल दिया था और अब बस अपनी आंखें बंद कर वो आरोही को किस किए जा रहा था। आरोही की सांसों को अपने मुंह में घुलते महसूस कर अब वो उसे और अधिक गहराई से किस करने लगा। एक डीप किस के बाद जब उसने आरोही को छोड़ा तो आरोही अपनी बेहक्ती सांसों को काबू करने के लिए वहीं सोफे पर बैठ गई और खुद को संभालने लगी तो रुद्र मुस्कुराया और उसने आरोही के पास बैठ उसके सिर को अपने कंधे पर रखते हुए कहा, पता चला कि तुम्हें कितना मिस किया मैंने। आरोही ने थोड़ी देर बाद रुद्र से खुद को छुड़ा नॉर्मल होते हुए कहा, रुद्रांश, अब मुझे जाना चाहिए, इस तरह अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी हम कुछ दिनों में साथ होंगे। रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़कर उसके हाथ को चूमते हुए कहा, हाँ तो अभी छोड़ आऊंगा। थोड़ा रुको तो सही, मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना है। ये कहते हुए रुद्र पलट गया और अगले ही पल उसने सोफे पर खुद को एडजस्ट करते हुए आरोही की गोद में अपना सिर रखते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैंने अपना सॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया है। पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। रुद्र की बात सुन आरोही ने उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहा, आएगा, जरूर आएगा। रुद्र ने आरोही का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अब सब कुछ इस सॉन्ग पर टिका हुआ है, सब अच्छे से हो जाए। आरोही ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, सब अच्छा ही होगा। इसी तरह रुद्र ने आरोही की गोद में सिर रखे हुए ना जाने उससे कितनी बातें कर डाली। उसके लिए ये पल बेहद सुकून से भरे हुए थे। अंडस्को शादी की तैयारियों में वक्त का पता ही नहीं चल रहा था कि वो कैसे बीत रहा था। आखिर वो दिन भी नजदीक आ गया। 2 दिन बाद आरोही और रुद्र की शादी थी और आज से ही रस्मों का दौर शुरू हो गया था। शान और शुभित भी आदित्य और शुभी के साथ शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। शान इस वक्त किसी काम से बाहर आया हुआ था। दिन का समय था। वो अपनी कार साइड में रोक अंदर बैठे हुए ही फोन पर किसी से बात कर रहा था कि तभी उसकी नजर सामने स्ट्रीट पर बर्फ का गोला खाते हुए रेहा पर पड़ी। वो उसे देख हंस दिया और उसने कॉल कट कर स्कूल ड्रेस में खड़ी रेहा को देखते हुए कहा, ओह तो मैडम अभी स्कूल में ही हैं। अपनी कार स्टार्ट कर शान ने कार सीधे उसके साइड में रोक कार का हॉर्न बजाया तो रेहा ने गोला खाते हुए ही पलट कर साइड से देखा कि तभी शान ने विंडो का मिरर डाउन करते हुए उससे कहा, ओ मैडम, कहाँ घूम रही हो? शान को देख रेहा को ठसका सा लगा और वो खांसने लगी। ये देख शान ने कहा, अरे अरे, आराम से खाओ। पर शान को देख रेहा का तो अब चेहरा ही सफेद पड़ गया था, इसलिए उसने अगले ही पल गोला डस्टबिन में फेंक शान की कार के पास जा विंडो पर आते हुए कहा, प्लीज प्लीज आप वामिका दी को कुछ मत बताना। मैं बस ऐसे ही यहाँ आ गई थी, मुझे प्यास लगी थी इसलिए ये खाया। शान ने उसकी बात सुनकर कहा, जस्ट रिलैक्स, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। पर तुम इतना डर क्यों रही हो? एक गोला ही तो है। शान की बात सुन रेहा कार से 2 कदम पीछे हट गई और उसने अगले ही पल कहा, कुछ नहीं। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर शान ने कहा, बच्चा ये सवाल मैंने तुमसे पहले किया था कि तुम इस एरिया में क्या कर रही हो। रेहा ने शान की बात सुन झट से कहा, क्यों बताऊं मैं? और ये कहते हुए वो लड़की अब वहां से भाग गई। शान ने उसे जाते देख खुद से कहा, अजीब लड़की है। और वामिका, वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? छोटी बहन यहाँ इस तरह से रोडों पर घूम रही है और उसे कोई फिक्र ही नहीं है। शान ने कार स्टार्ट कर जल्दी से घुमाए और रेहा के पीछे जा उसके पास कार रोकते हुए कहा, रेहा, कार में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा।
इस पर रेहा ने थोड़े गुस्से में कहा, नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ, प्लीज आप अपने काम से काम रखें। तो शान ने अब कार से बाहर निकल रेहा के सामने खड़े होकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, पागल हो क्या तुम? एक तो गलत एरिया में घूम रही हो, ऊपर से इतना एटीट्यूड दिखा रही हो। रुको, अभी तुम्हारी दी से बात करता हूँ तुम्हारे बारे में। शान ने ये कहा ही था कि रेहा ने झट से कहा, नहीं, मैं चल रही हूँ आपके साथ, प्लीज दी को कॉल मत कीजिए, मैं चल रही हूँ। शान ने रेहा का हाथ छोड़ते हुए कहा, हाँ तो बैठो। रेहा ने हाँ में सिर हिलाया और अब झट से शान की कार में जा बैठी। रोमांस इन शावर, दो दिल दो दिल। रेहा, शान की बात सुन फुर्ती से कार में जा बैठी। उसकी इस हरकत पर शान हंसते हुए कार में ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो उसने रेहा से कहा, सीट बेल्ट लगाओ। रेहा ने हाँ में सिर हिला जल्दी से अब सीट बेल्ट लगाना चाहा पर वो इतनी हड़बड़ाई हुई थी कि उससे सीट बेल्ट लग ही नहीं रहा था। शान ने उसे देख उसका हाथ पकड़ लिया और सीट बेल्ट उसके हाथ से ले साइड में झुककर खुद सीट बेल्ट लगा दी। सीट बेल्ट लगाकर वो अब अपना सिर उठाकर पीछे हटा कि उसकी नाक करीब ही झुकी रेहा के गाल को छू गई। दोनों के बीच हुए इस स्पर्श से दोनों को ही एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। वहीं रेहा वो तो शान के उसके हाथ पकड़ने पर भी थोड़ी सहम गई थी। शान ने एक नजर रेहा को देखा जो कि अपने गाल पर हाथ रखकर उसे ही देख रही थी। शान ने उसे इस तरह देख अपनी सफाई देते हुए कहा, सॉरी, वो मैं सीट बेल्ट लगा रहा था। रेहा ने उसकी बात सुन झट से अपना मुंह फेर लिया तो शान ने कहा, क्या तुम गूंगी बहरी हो? शान की बात सुन रेहा ने अपना सिर घुमा शान की तरफ देखते हुए कहा, नहीं तो शान ने अपना सीट बेल्ट लगाते हुए थोड़े गुस्से में कहा, फिर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती हो? इस पर रेहा ने भी चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि मैं देना जरूरी नहीं समझती। शान ने रेहा को देख अब कार स्टार्ट करते हुए उससे पूछा, कौन सी क्लास में हो? रेहा ने विंडो से बाहर देखते हुए कहा, 12th। शान ने ड्राइव करते हुए सामने रोड पर देखते हुए पूछा, इस एरिया में क्या कर रही थी? तुम्हारा घर तो? इस पर रेहा ने शान को बीच में ही रोकते हुए कहा, मैं कहीं भी घूमूं, आप होते कौन है पूछने वाले? मैं तो आपको जानती तक नहीं तो क्यों आपके किसी सवाल का जवाब दूं? शान ने रेहा की बात सुन उसे एक नजर देख अब वापस रोड पर देखते हुए कहा, जब जानती नहीं हो तो किसी स्ट्रेंजर की कार में क्यों बैठी? शान के सवाल पर रेहा ने चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि आपने कहा कि आप वामिका दी को कॉल करके सब बता देंगे। शान ने रेहा की बात सुन एक नजर उसे फिर देखा, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देख शान हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, ओह गॉड, तुम अपनी बहन से इतना डरती हो? रेहा, शान को हंसते हुए देख चिढ़ गई। उसे शान पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर अब कुछ नहीं कर सकती थी इसलिए चुप बैठी हुई थी। दोनों कुछ ही देर में वामिका के घर पहुंचे तो देखा वो खुद अपनी कार में बैठ कहीं जाने वाली थी पर शान को देख वो रुक गई और उसने कार से बाहर निकल रहे शान को देखते हुए हैरानी से पूछा, शान, तुम यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। ये कहते हुए वो मुस्कुराकर शान के पास आने लगी थी कि शान की कार से निकलती रेहा को देख चौंक गई। उसने हैरानी से कहा, रेहा, ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? इस पर शान ने कहा, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, ये रास्ते में मिली तो बस। ये कहते हुए शान अब चुप हुआ तो रेहा उसे हैरानी से देखने लगी। उसने उसे बचा लिया था। रेहा ने अब एक नजर वामिका को देखा और बस जल्दी से अंदर भाग गई। तो शान ने कहा, ये ना किसी एंगल से तुम्हारी बहन नहीं लगती। वामिका ने ये सुन रेहा को जाते देख कहा, वो मेरी कजिन है, मेरी बुआ जी की बेटी। इस पर शान ने कहा, ओह, वही, मुझे भी बस तुम और तुम्हारे भाई के बारे में ही पता था। वामिका ने शान का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो आओ, अंदर चलते हैं, मॉम डैड से मिलकर जाना, इतने दिनों बाद तुम्हें देखेंगी तो खुश हो जाएंगे। शान ने वामिका से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, सॉरी यार, बट पॉप्स का मैसेज आया है, मुझे अभी निकलना होगा, नेक्स्ट टाइम पक्का आऊंगा। शान बहाने बनाकर वहां से जल्दी से निकल आया। इधर आज मित्तल मेंशन में मेहमानों के आने से रौनक बढ़ गई थी। आदित्य का दोस्त सार्थक और उसका भाई रणवीर भी इंदौर से अपनी फैमिली के साथ आ चुका था। खुशी भी शुभी के साथ उसकी हेल्प कर रही थी। शुभी अपनी तरफ से आरोही के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं करना चाहती थी। जैसे हर माँ सोचती है वो भी वैसे ही सोच रही थी। मेहंदी और हल्दी की रस्म कल थी जिसमें दोनों फैमिलीज मिलकर एक साथ एक ही जगह आने वाले थे, यानी मित्तल मेंशन में ही ये रस्में होने वाली थी। शुभी ने बड़ी मुश्किल से सोनम को मित्तल मेंशन में ही ये सभी रस्मों को एक साथ करने के लिए मनाया था। शाम के समय खुशी और शुभी साथ बैठे हुए अपना काम कर रही थी कि खुशी ने शुभी के साथ बारातियों के लिए गिफ्ट सिलेक्ट करते हुए कहा, आजकल सोनम को बहुत नखरे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे शादी से खुश नहीं है। खुशी की बात सुन शुभी ने कहा, पता नहीं क्या हुआ है उसे, जब से होश आया है, अपनी आंखें खोली हैं तब से सब कुछ बदला हुआ ही पाया है सिवाय एक के और वो है आदित्य।
सब कुछ बदल गया। बच्चे बड़े हो गए, लोग भी बदल गए, पर आदित्य वो जैसे थे आज भी मेरे लिए वैसे ही हैं। जिद्दी, खड़ूस, पर मुझसे बहुत प्यार करने वाले। शुभी की बात सुन खुशी ने उसे छेड़ते हुए कहा, ओह हो। तो शुभी उसको मुस्कुराते देख शर्मा गई और अब बात बदलते हुए अपना काम करने लगी। इधर आरोही, ईशु सोनल के साथ अपने रूम में मुंबई की एक टॉप डिजाइनर के सामने खड़ी कल के मेहंदी फंक्शन के अपने लहंगे के बारे में उससे कुछ बात कर रही थी। शादी की वजह से वो ना जाने कितनी ड्रेसेस ट्राई कर कर के थक चुकी थी। डिजाइनर से बात कर वो अब फ्री हुई तो ईशु और वो डिजाइनर वहां से जा चुकी थी। तभी दो सर्वेंट्स रूम में ही आरोही और सोनल के लिए डिनर लेकर आ गए। आरोही ने सर्वेंट्स को डिनर लगाने को कहा और खुद बाथरूम में चली गई। वापस लौट कर आई तो सोनल और आरोही डिनर करने के लिए बैठे ही थे कि आरोही के फोन पर रुद्र का कॉल आने लगा। ये देख आरोही खुश हो गई तो सोनल ने शरारत से कहा, हाय, अब तो रहा नहीं जाता सजना तेरे बिना। सोनल की बात सुन आरोही ने उस पर झूठ मूठ कर नाराज होते हुए कहा, यार प्लीज तू खाना शुरू कर, मैं अभी आई। ये कहते हुए आरोही ने कॉल पिक कर लिया और बालकनी में आई तो उधर से रुद्र ने आरोही पर चिल्लाते हुए कहा, व्हाट्स रॉन्ग विद योर डैड। आरोही ने उसकी भड़कती आवाज को सुन उससे पूछा, व्हाट हैपेंड। रुद्र ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पापा आरोही, क्या प्रॉब्लम है उनकी, क्या शो करना चाहते हैं वो, और वो तुम्हारा भाई। आरोही ने रुद्र की बात सुन उससे पूछा, हुआ क्या है, आप कुछ बताएंगे। रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा, सीरियसली तुम्हें नहीं पता, वो मुझे रोल्स रॉयस गिफ्ट करना चाहते हैं। क्यों, क्या मैंने उनसे मांगी। आरोही ने अपने रूम में झांकते हुए कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है रुद्रांश। रुद्र ने गुस्से में कहा, तो पता करो और कहो उनसे कि मैं उनका 1 रुपया भी नहीं लेना चाहता हूँ। ये पैसों का दिखावा बंद करें। आरोही ने धीरे से कहा, तो ये बात आप मुझे शांति से भी बता सकते हैं, और वो मेरे पापा है तो इस नाते आपके भी कुछ लगते हैं, अब तो प्लीज थोड़ा तो उन्हें इज्जत दें। रुद्र ने आरोही की बात सुन गुस्से में कहा, वो इज्जत करवाना जानते ही नहीं है, क्यों वो हर बार अपना पैसा दिखाते फिरते हैं। मुझे उनसे तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं चाहिए। मुझे पहले ही पता था कि वो ये दोबारा शादी का ढोंग करना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें मुझे अपने सामने नीचा दिखाना है, मेरी फैमिली को नीचा दिखाना है, इस वजह से इस तरह के गिफ्ट्स दे रहे हैं। बट उन्हें समझाओ कि मुझे इन सब चीजों का लालच नहीं है। रुद्र की बातें आरोही को अब चुभ रही थी इसलिए उसकी आंखों में नमी बन आई और उसने धीरे से कहा, हाँ, समझा दूंगी। ये कहते हुए आरोही ने अब आगे रुद्र की कोई भी बात सुनने से पहले ही कॉल कट कर दिया। रुद्र ने आरोही को आवाज दी बट एहसास हुआ कि कॉल कट हो गया है तो वो अपना फोन देखने लगा। उसे होश आया कि वो आरोही से किस तरह चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। तुमने उसे समझा दिया ना, हमारे पास कोई कमी नहीं है जो वो शुभित इस तरह कार खरीद रहा है तुम्हारे लिए। रुद्र होश में आया जब आध्या उसके रूम में आए और उसकी आवाज सुन वो गुस्से से भर गया। रुद्र ने पलटकर गुस्से में कहा, हाँ समझा दिया, कोई कार नहीं आएगी यहाँ। अब तुम बाहर जाकर ये ढिंढोरा मत पीटने लगना, किसी को कुछ मत बताना, मैंने आरोही को मना कर दिया है। ये कहते हुए रुद्र अपने रूम से निकल भीड़ भाड़ से अलग ऊपर टेरेस पर आ गया। ये क्या किया उसने, क्यों आध्या की बातों में वो आरोही पर बरस पड़ा। इसमें उसकी क्या गलती थी, ये सोच उसने अब जल्दी से आरोही को कॉल बैक किया, पर आरोही ने अब उसका कॉल पिक ही नहीं किया। रुद्र जाकर झूले पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो किस तरह आरोही से बात कर गया, क्या सोच रही होगी वो। वहीं दूसरी तरफ आरोही, उसका तो रुद्र की बातों से इतना दिल दुखा था कि अब उससे खाना नहीं खाया जा रहा था। रुद्रा का कॉल एक बार फिर उसके पास आने लगा पर उसने कॉल पिक नहीं किया, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। रुद्र हर बात में उसके पापा पर उंगली उठा रहा था जो कि अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके उतरे चेहरे को देख सोनल ने उससे पूछा, क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों मुरझा गया। आरोही ने खाना यूं ही छोड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। ये कहते हुए आरोही अब उठ गई और हैंड वॉश कर रूम में वापस आ बेड पर लेट गई। उसके फोन पर लगातार रुद्र के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे, पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। सोनल ने उसे इस तरह देख उससे ज्यादा ना कुछ पूछते हुए लाइट ऑफ की और अब आरोही के साथ जाकर लेट गई। अंडस्को इधर लेट नाइट जब शुभित रूम में आया तो अपना फोन नाइट स्टैंड पर रख वो जल्दी से अपने क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। क्लोजेट रूम का डोर उसने ओपन किया तो डोर के खुलने की आवाज सुन क्लोजेट रूम में खड़ी ईशु जल्दी से पलट गई और उसने पलटते हुए शुभित को देख कहा, रुको अभी मैं चेंज कर रही हूँ। तो उसकी बात सुन और उसे इस तरह हथखुली साड़ी में अपने सामने देख शुभित मुस्कुराया। उसकी दिन भर की थकान जो अब तक उसे महसूस हो रही थी पर अब सामने अपनी बलासी खूबसूरत बीवी को देख ना जाने कहाँ गुम हो गई। उसने क्लोजेट रूम में एंटर करते हुए कहा, हाँ तो करो, तुम्हें रोका किसने है। इस पर ईशु ने अपना खुला ब्लाउज संभालते हुए कहा, पर तुम
तुम बाहर तो जाओ। शुभित ने अपना कोट निकाल शर्ट के बटन्स खोलते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। एंड कम ऑन, डोंट बी शाई, आई हैव ऑलरेडी सीन यू। शुभित की बात सुन ईशू ने कहा, तो मैं कुछ नहीं जानती, बाहर जाओ। शुभित ने अपने कपड़े उतारकर इधर उधर फेंकते हुए अब ईशू के करीब जा उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। शुभित के खींचने पर ईशू उसके गले जा लगी तो शुभित की नजर ईशू के खुले ब्लाउज में उसकी गोरी पीठ पर जा पड़ी। ये देख वो शरारत से एक बार फिर मुस्कुरा दिया और उसने अगले ही पल ईशू की पतली कमर से हाथ ऊपर ले जाकर ईशू की पीठ को छुआ तो वो सिहर उठी और उसने कसकर शुभित को पकड़ते हुए कहा, मैं चेंज कर रही हूँ, प्लीज बाहर जाओ। इस पर शुभित ने कहा, नहीं, बहुत थका फील कर रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि तुम भी काफी थकी हुई हो, चलो साथ में शावर लेते हैं। ईशू ने शुभित से दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, छोड़ो मुझे, चीकू, मुझे सुबह बहुत काम है, सुबह जल्दी उठना है। तो शुभित ने ईशू के बंदे बालों को खोल और ईशू की साड़ी निकालते हुए कहा, काम तो मुझे भी है, पर उससे थोड़ा प्यार कर लेते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहते हुए अगले ही पल शुभित ने ईशू को अपनी गोद में उठा लिया तो ईशू ने अपने सीने पर हाथ रख अपना ब्लाउज संभालते हुए कहा, नहीं चीकू, मुझे शावर नहीं लेना, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे नींद आ रही है। पर शुभित उसने ईशू की एक ना सुनते हुए ईशू को अपने साथ बाथरूम में ले आया और लाकर शावर के नीचे खड़ा किया तो ईशू ने कहा, पागल हो गए हो क्या, मुझे सच में नींद आ रही है। शुभित ने ईशू के दोनों हाथ पकड़ उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, हाँ तो गर्म पानी से शावर लेने के बाद तो तुम्हें और भी अच्छी नींद आएगी। ये कहते हुए शुभित ने शावर ऑन कर दिया। शावर से निकलता हल्का गुनगुना पानी दोनों को भिगोने लगा तो ईशू ने अब अपनी आंखें भींच ली और वो वॉल से सट गई। वहीं शुभित वो ईशू के थोड़ा और करीब आ गया और उसने अगले ही पल ईशू को अपने और वॉल के बीच घेरते हुए उसके खुले पेट पर हाथ रख हाथ को थोड़ा ऊपर बढ़ाते हुए ईशू का ब्लाउज खींच लिया। ईशू उसके ऐसा करने पर शर्म से पानी पानी हो गई। गर्म पानी में होने की वजह से और शर्म से उसके गाल, नाक, कान लाल पड़ चुके थे। शर्म के मारे ही वो शुभित के गले लग गई तो उसे अगले ही पल एहसास हुआ कि वो शुभित के चौड़े सीने से जा टकराई थी। दोनों के बीच हुई इस करीबी ने दोनों को ही अंदर तक हिला डाला था। शुभित ने अब धीरे से ईशू के चेहरे को अपने एक हाथ में ले ऊपर उठा खुद झुकते हुए उसके निचले होंठ को अपने होठों में भींच लिया तो ईशू ने भी अब अपनी गोरी बाहें शुभित की कमर के आसपास लपेट दी। शावर से बहते हुए पानी में वो चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी इसलिए आंखें बंद किए हुए ही वो शुभित की सांसों को अपने मुंह में घुलता हुआ महसूस करने लगी थी। कुछ देर बाद उसके हाथ भी खुद व खुद शुभित की शर्टलेस परफेक्ट पीठ पर चलने लगे। जहां एक तरफ रुद्र और आरोही में अनबन बढ़ गई थी वहीं ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। धीरे धीरे ही सही पर अब एक दूसरे से खुलकर बोलने लगे थे। अंडस्को लगभग आधा घंटे तक हॉट शावर में रोमांस कर वे दोनों बाहर आए तो शुभित ने अभी भी ईशू को अपनी बाहों में उठाया हुआ था। ईशू ने इस वक्त एक बाथरोब पहना हुआ और शुभित वो सिर्फ टॉवल में था। ईशू को बेड पर लिटाते ही उसने लाइट ऑफ की तो ईशू ने उसे अब रोकते हुए कहा, चीकू, काफी लेट हो गया है। इस पर शुभित ने उस पर झुकते हुए कहा, बट आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। शुभित की बात सुन ईशू शर्माई सी अपने ऊपर झुके शुभित की आंखों में देखने की कोशिश करने लगी। शुभित ने आगे बढ़कर उसके बालों से टॉवल निकाल खुद को और ईशू को ब्लैंकेट से कवर करते हुए पूछा, क्या चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? ईशू ने शर्मा कर अपना मुंह फेरना में सिर हिलाया तो शुभित ने उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, ऐसे नहीं, साफ साफ कहो, क्या तुम चाहती हो कि मैं आगे बढ़ूं? ईशू ने शुभित की बात सुन अपना चेहरा एक बार फिर छुपाने की कोशिश की। उसे सच में शुभित के इस तरह पूछने पर शर्म आ रही थी, पर वो जैसे अपनी जिद पर अड़ा हुआ था इसलिए ईशू ने धीरे से अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, हाँ। शुभित उसकी हाँ सुनकर मुस्कुराया और उसने अगले ही पल ईशू को अपने नीचे दबाते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख किस करना शुरू कर दिया। दोनों के शरीर एक बार फिर गर्म होने लगे थे और शुभित वो ईशू को अपनी आगोश में भर उसे एक बार फिर गहराई से चूमने लगा। वो किस करते हुए खिसकते हुए ईशू के कंधे पर जा रुका। वहीं ईशू वो अपनी आंखें भींच शुभित के हर टच को महसूस करते हुए उसने खुद भी उसके बालों को अपने हाथों में भींच लिया था। शुभित ने ईशू के गले में अपना चेहरा छुपा उसे वहां किस करते हुए अब अपनी हरकतों को बढ़ावा दिया ही था कि बेड के पास ही नाइट स्टैंड पर पड़ा उसका फोन बजने लगा। रूम में फैली ईशू की मदहोशी से भरी आवाजों के बीच जब शुभित के कानों में फोन की आवाज सुनाई पड़ी तो वो रुक गया। दोनों की ही सांसें इस समय बेकाबू थीं, धड़कने तेज थी। वहीं ईशू वो तो जैसे खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। उनके इतने इंटीमेट मोमेंट्स के बीच आए इस फोन ने दोनों को ही उनकी प्यार की दुनिया से बाहर निकल दिया था। फोन बजकर बंद हुआ तो शुभित ईशू के ऊपर ही निराल हो गया, पर एक बार फिर फोन बजने लगा तो शुभित ने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया तो देखा शान का कॉल था। शुभित ने कॉल पिक किया तो उधर से शान ने घबराते हुए कहा, भाई रुद्र का एक्सीडेंट हो गया है।
मुझे बात करनी थी तुमसे। वॉट? शान की बात सुन शुभित चिल्लाया और ईशू से हड़बड़ाते हुए अलग होकर उठ गया। उधर से शान ने कहा, हाँ भाई, आप बाहर आओ। शुभित ने फोन कॉल कट किया और अब टॉवल बांधकर जल्दी से क्लोजेट रूम में चला गया। अपने कपड़े पहनकर वो रूम से बाहर आया तो ईशू भी बाथरोब पहनकर बेड से उठ खड़ी हुई और उसने शुभित से पूछा, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? शुभित ने अपना फोन उठाते हुए कहा, आता हूँ, तुम सो जाओ। ईशू ने शुभित के पीछे पीछे जाते हुए पूछा, सच बताओ, बात क्या है? इतना परेशान क्यों हो गए? क्या हुआ? शुभित ने पलटकर ईशू पर भड़कते हुए कहा, कह रहा हूं ना कि सो जाओ। ईशू उसके चिल्लाने पर झेप गई और एक कदम पीछे हट गई तो उसे देख शुभित अब रूम से बाहर निकल गया। शुभित के बाहर निकलते ही शान ने कहा, भाई, रुद्र अभी थोड़ी देर पहले कॉल पर था, मुझसे बात कर रहा था, कह रहा था कि एंजल उससे गुस्सा हो गई है, बात नहीं कर रही, उसका कॉल पिक नहीं कर रही है, वो उससे मिलना चाहता है। बस इतना ही कहा था कि तभी अचानक से जोर का धमाका मुझे सुनाई दिया। उसके बाद से रुद्र की आवाज सुनाई नहीं दी और फिर कॉल कट हो गया। उसका फोन अब बंद जा रहा है, मुझे डर लग रहा है भाई। शुभित ने शान से उसका फोन लेते हुए पूछा, तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं? एंजल को तो नहीं बताया। इस पर शान ने मना करते हुए कहा, नहीं भाई, किसी को कुछ नहीं बताया। शुभित ने हाँ में सिर हिला। शान के फोन से रुद्र का नंबर ले उसे अपने साथ आने को कहा और अब अपने आदमी जावेद को फोन कर उसे रुद्र का नंबर दे रुद्र के फोन की लोकेशन ट्रेस करने को कहा। शुभित खुद भी शान के साथ कार में बैठ मित्तल मेंशन से कार लेकर निकला तो शान ने कार ड्राइव कर रहे शुभित से पूछा, भाई हम कहाँ जा रहे हैं? शुभित ने उसे समझाते हुए कहा, रुद्र एंजल से मिलना चाहता था, इसका साफ मतलब है कि वो हमारे घर आने वाला था, और हो ना हो वो तुमसे कॉल पर बात करते हुए कार ड्राइव कर रहा था। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस अभी उसे ढूंढना चाहता हूँ। तुम एक बार फिर से कॉल करो उसे। शान ने हाँ में सिर हिलाया और रुद्र को कॉल किया पर उसका फोन अब भी बंद ही जा रहा था। तभी शुभित के फोन पर उसके बॉडीगार्ड जावेद का कॉल आने लगा। शुभित ने कॉल पिक करते हुए पूछा, कुछ पता चला? जावेद ने कहा, यस सर, मैंने लोकेशन आपको शेयर कर दी है। लोकेशन कुछ ही दूरी पर थी कि शुभित 5 मिनट में ही पहुंच गया और उसका शक सही निकला। रुद्र मेंशन की तरफ ही आ रहा था पर उसका एक्सीडेंट हो गया। शुभित और शान के सामने रुद्र की कार उस एरिया के बड़े से पेड़ से टकराई हुई खड़ी थी। शुभित और शान दोनों ही कार से बाहर निकल कर आए तो कार की हालत देख शुभित और शान अंदर तक कांप उठे थे। कार का बोनट पेड़ से टकराने की वजह से बिगड़ गया था। कार में से अब भी धुआं उठ रहा था। शान ने चारों तरफ से कार को अच्छे से देख शुभित से कहा, भाई, रुद्र यहाँ नहीं है। शुभित, शान की बात सुन जैसे होश में आया। वो घबरा गया था। तभी शुभित के बॉडीगार्ड कार में वहां आए तो शुभित ने कार से बाहर आते जावेद को रोकते हुए कहा, यहाँ आसपास के सभी हॉस्पिटल्स में जाकर चेक करो, मुझे हर हाल में रुद्र अपने सामने चाहिए, समझे? जावेद हाँ में सिर हिलाते हुए फौरन ही कार में बैठ गार्ड्स के साथ वहां से निकल गया। वहीं शुभित ने अब खुद को शांत कर शान से कहा, शान, एक काम करो, आयु को फोन करो और उससे पूछा कि रुद्र कहाँ है। इस पर शान ने कहा, पर भाई, वो घर पर कैसे हो सकता है? शुभित ने गुस्से में शान पर चिल्लाते हुए कहा, एक बार कंफर्म करने में क्या जा रहा है? शान ने चुप हो गया और वे दोनों एक बार फिर कार में बैठ वहां से निकल गए। शुभित और शान खुद भी रुद्र को आसपास के हॉस्पिटल्स में ढूंढने लगे थे मगर रात के 2 से सुबह के 5 बजने को थे पर रुद्र का अभी तक कुछ पता नहीं चला। आयु से भी बात हो चुकी थी और पता चल चुका था कि रुद्र घर पर नहीं है तो शुभित और शान अब सच में बुरी तरह से डर चुके थे। उन्होंने आयु से कह निखिल को सच बताने को कह दिया और अब खुद भी शुभित ने आदित्य को कॉल किया तो कुछ रिंग के बाद ही आदित्य ने कॉल पिक कर लिया। इधर रात भर आज आरोही को नींद नहीं आई। वो बहुत उदास थी। एक बार फिर अपने फोन में रुद्र के फोन और मैसेजेस देख उसने खुद से ही कहा, मैं नहीं करने वाली बात। गुस्सा क्या इन्हें ही आता है। मुझे सुबह के 6 बज चुके थे और तब तक दोनों ही फैमिलीज में ये बात फैल चुकी थी कि रुद्र गायब है और उसका एक्सीडेंट हो गया है। सभी ये खबर सुन घबरा गए। इधर आरोही इन सब बातों से बेखबर आराम से नहाकर बाथरूम से बाहर निकली कि तभी सोनल भागती हुई रूम में आए और उसने आरोही से कहा, आरोही, रुद्र का एक्सीडेंट हो गया है। सोनल की बात सुन आरोही चिल्लाई, क्या? सोनल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अभी बाहर से सुनकर आ रही हूँ। आरोही बदहवास हो बेड पर इधर उधर अपना फोन ढूंढने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रोते हुए कहा, सोनल, ये क्या हो गया? सोनल ने आरोही को संभालते हुए कहा, पता नहीं आरोही, पर तू फिर मत कर, कुछ नहीं हुआ होगा रुद्र को। आरोही रोने लगी। 3 से 4 बार रुद्र का फोन ट्राई किया पर फोन नंबर बंद जा रहा था। आरोही जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलकर अपने मम्मा पापा के रूम में गई तो उसने आदित्य को देखते हुए कहा, पापा, पापा रुद्रांश।
और ये कहते हुए आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे तो आदित्य ने जल्दी से आरोही के पास जा उसको अपने सीने से लगाते हुए कहा, शश, रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। आरोही ने रोते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी रुद्रांश को देखना है पापा। कहाँ है वो? तो आदित्य इस पर चुप रह गया क्योंकि अभी उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। शुभी ने पास जा आरोही के सिर पर हाथ फेरा तो आरोही और भी ज्यादा रोने लगी। इधर एक बार फिर आसपास के सभी हॉस्पिटल्स में रुद्र को ढूंढना शुरू किया। निखिल ने भी पुलिस को रुद्र को ढूंढने के लिए लगा दिया कि आखिरकार रुद्र का पता जावेद ने लगा ही लिया। वो लोग रात में इस छोटे से हॉस्पिटल को देख नहीं पाए थे। जावेद ने जल्दी से शुभित को इन्फॉर्म किया तो शुभित ने घर में सभी को इन्फॉर्म कर दिया। साथ ही राणा फैमिली को भी इन्फॉर्म कर अब शान और शुभित हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा रुद्र बेड पर लेटा हुआ था, उसे अभी होश आया था। शुभित गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था मगर शान ने शुभित को पकड़ रुद्र को आवाज देते हुए कहा, रुद्र। तो रुद्र ने उसकी आवाज सुन झट से अपनी बंद आंखें खोल शान को देखते हुए कहा, शान। शान ने रुद्र के पास बैठते हुए पूछा, ये सब कैसे हुआ? रुद्र ने कहा, तुमसे बात कर रहा था जिस वजह से रोड पर ध्यान ही नहीं गया और जब होश आया तो देखा सामने से कार आ रही है, ये देख बस मैंने एक्सीडेंट होने से बचाने की कोशिश की मगर वो कहते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी। पता नहीं फिर उसके बाद कौन मुझे यहाँ लेकर आया। उसकी बात सुन पास खड़े शुभित ने गुस्से में कहा, एक फूड डिलीवरी बॉय तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे इतने केयरलेस होने की वजह से हम सब कितना डर गए, सभी कितने परेशान हो गए तुम्हारी वजह से। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? और क्या जरूरत थी एंजल से मिलने की? 2 दिन बाद वो तुम्हारे घर में ही तुम्हारे पास ही आने वाली है। शुभित की बात सुन रुद्र ने अपने कान बंद करते हुए शान से कहा, इसको लेकर जा यहाँ से। शुभित ने रुद्र की इस हरकत पर गुस्से में उसे घूरा पर फिर सब छोड़ बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में राणा फैमिली और इधर आदित्य और शुभी के साथ आरोही हॉस्पिटल पहुंची। डर से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सब एक एक कर रुद्र से मिल रहे थे पर आरोही वो अब तक रुद्र को एक नजर देखने के लिए तरस गई थी। सोनम के साथ शुभी भी रुद्र को देख अब जब बाहर आई तो आरोही झट से अंदर भागी और जैसे ही उसने बेड पर बैठे रुद्र को देखा तो उसका दिल मुंह तक आ गया। घबराहट की वजह से उसकी धड़कनें बढ़ गई थी पर उसने देखा रुद्र सही सलामत उसके सामने था। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, बस सिर पर चोट थी। ये देख आरोही की जान में जान आई कि वो ठीक है। उसने रुद्र के पास जा उस पर भड़कते हुए कहा, क्या है ये सब? क्यों आपको खुद का ही होश नहीं होता? ड्राइविंग नहीं आती तो ड्राइव करते ही क्यों हैं? इस पर रुद्र ने आरोही से नाराज होते हुए कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी तुम? मुझे बात करनी थी तुमसे। रुद्र की बात सुन आरोही अंदर तक गिल्ट से भर गई और उसने धीरे से कहा, सॉरी, पर आप खुद भी किस तरह से बात कर रहे थे? मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे नहीं करनी थी आपसे बात। आप सच में बहुत बुरे हैं। रुद्र ने आरोही की बात सुन अब उसे देख एक तिरछी स्माइल के साथ आरोही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ बेड पर। हल्दी के रंग। रुद्र ने आरोही को एक तिरछी स्माइल देते हुए देखा। उसे आरोही को परेशान करने में मजा आ रहा था पर फिर उसने आरोही की रोनी सूरत देख अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर अपने पास खींच लिया। आरोही हैरान हो गई। वो रुद्र की बाहों में थी। आरोही ने रुद्र को देखते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हैं? शश शश, चुप रहो और मेरी बात सुनो। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। ये एक्सीडेंट मेरे बेध्यानी में हुआ था। रुद्र ने ये कहते हुए आरोही के गाल को अपने अंगूठे से सहलाया तो आरोही उसकी आंखों में देखने लगी। रुद्र ने आरोही को देखते हुए कहा, आई एम सो सॉरी बेबी। तुम्हें बहुत कुछ गलत कह गया। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बट मैं तुम्हारे पापा से कुछ भी नहीं लेना चाहता। तुम समझ रही हो ना? आरोही ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर एक बात आप भी समझ सकते हैं कि वो मेरे पापा हैं। उनकी भी कुछ ख्वाहिश हैं। वो भी मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, बट नहीं कर पा रहे। जो भी कुछ वो करना चाहते हैं आप सब लोग मना कर देते हैं। ऐसे में उन्हें कैसा लग रहा होगा? आपने या आपकी फैमिली ने एक बार भी सोचा? मम्मा चाहती थी कि मैं अपनी हल्दी पर सूट पहनूं बट नहीं क्योंकि आपकी माँ चाहती है कि मैं साड़ी पहनूं और मैं पहन रही हूँ उनका मान रखने के लिए। बट आप क्या कर रहे हैं? प्लीज अगर आप मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो मना कर दे शादी से और जैसा चल रहा था वैसे रहने दें। ये कहते हुए आरोही अब रुद्र से दूर होकर उठ खड़ी हुई और उसने रुद्र को देखते हुए कहा, ख्याल रखिए अपना। वो अब रुकी नहीं और जल्दी से बाहर निकल आई। आंखों में नमी आ चुकी थी जो कि उसने बड़ी सफाई से साफ कर ली। शुभी ने उसे आते देख अपने गले से लगाते हुए कहा, सब ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया और उसने शुभी से कहा, चलिए मम्मा। शुभी ने हाँ में सिर हिलाते हुए अब वहां खड़ी अर्चना जी और सोनम से कुछ देर बात की। वहीं आदित्य इस समय निखिल के साथ था।
पूरे उस छोटे से हॉस्पिटल को इस समय आदित्य के सिक्योरिटी गार्ड ने घेरा हुआ था। थोड़ी ही देर में रुद्र को डिस्चार्ज कर दिया गया और वो जाते हुए आदित्य के पास खड़ी आरोही को देखता है तो आरोही ने उससे मुंह फेर लिया। राणा फैमिली के जाते ही आरोही भी अपने मम्मा पापा के साथ वापस मित्तल मेंशन आ गई और अब एक बार फिर घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अंडस्को शाम में हल्दी की रस्म थी। आरोही को हल्दी के लिए रेडी करने के मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी थी, पर आरोही उसका अभी मन इतना उदास था कि उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। रुद्र से वो इतना कुछ कहकर चली तो आई थी कि उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला था। रुद्र ने उसे कुछ नहीं कहा और ना ही कॉल किया। वहीं आरोही को देख ईशू ने उससे पूछा, एंजल कुछ हुआ है क्या? आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं भाभी, कुछ भी तो नहीं। ईशू ने उसका चेहरा थामते हुए पूछा, पक्का? तो आरोही ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी सोनल रूम में आए और उसके साथ आदित्य के फ्रेंड सार्थक की बेटी जिया भी आ गई। अब ना जाने उन दोनों में से किसके परफ्यूम की स्मेल थी जो कि ईशू को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसका मन खराब हो गया और अगले ही पल वो अपने मुंह पर हाथ रख बाथरूम की तरफ भागी तो उसे देख आरोही उठ खड़ी हुई और परेशान हो ईशू के पीछे भागी। वो चिल्लाई, भाभी, भाभी क्या हुआ? पर ईशू का कोई जवाब नहीं आया। आरोही ने बाथरूम का डोर नॉक करते हुए पूछा, भाभी आप ठीक हैं? सोनल ने आरोही के पास आते हुए पूछा, क्या हुआ? आरोही ने कहा, पता नहीं। थोड़ी देर बाद ईशू फेस वॉश कर बाहर आए पर उसने आरोही से कहा, एंजल तुम रेडी हो जाओ, मैं अभी आती हूँ। आरोही ने उसकी बात सुन उससे पूछा, आप ठीक तो हैं? ईशू ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए ईशू अब अपनी नाक पर हाथ रख जल्दी से रूम से बाहर निकल अपने रूम में चली आई। रूम में आकर वो एक बार फिर बाथरूम में भागी और अब जब बाथरूम से बाहर निकल कर आई तो अपना सिर पकड़ बेड पर बैठ गई। उसका इतना मन खराब हो चुका था कि एक बार तो वो उल्टी कर चुकी थी। शुभित रूम में आया तो उसे देख वो उसके पास आया और उसने ईशू को देखते हुए पूछा, क्या हुआ? ईशू ने पानी का ग्लास उठाते हुए कहा, कुछ नहीं, लगता है थकान हो गई है, सिर दर्द कर रहा है। शुभित उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया और अब उसने उसके पास बैठ उसके हाथ से ग्लास ले उसके कंधे दबाते हुए कहा, तो थोड़ा आराम करो ना। और एक बात बताओ, इतने सर्वेंट हैं तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? ईशू ने उसके हाथों को अपने गले में डाल अब उसकी चेस्ट से सट अपना चेहरा उठाते हुए पूछा, अच्छा तो तुम क्यों काम कर रहे हो? इतने सर्वेंट हैं तो तुम काम क्यों कर रहे हो? इस पर शुभित ने अपनी चेस्ट से पीठ सटाकर बैठी ईशू के कंधे पर अपने होंठ रखते हुए कहा, जान, हर काम सर्वेंट्स नहीं कर सकते, देखना भी तो पड़ता है ना कि काम ठीक से हुआ कि नहीं। ईशू ने उसकी बात सुनकर कहा, वही तो मैं कह रही हूँ कि हर काम सर्वेंट्स नहीं करेंगे और वैसे भी मुझे थकान नहीं होती अगर कल तुम मुझे। ये कहते हुए ईशू चुप हो गई तो शुभित उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया और उसने शरारत से ईशू के कान में फुसफुसाते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हें क्या? ईशू ने उसकी शरारत को समझ उसके पेट में अपनी कोहनी मारी और बेड से उठते हुए कहा, कुछ नहीं, रेडी हो जाए, मैं भी हो जाती हूँ पर पहले एक बार एंजल को देखकर आती हूँ। शुभित ने हाँ में सिर हिलाया और उठ गया। अंडस्को हल्दी की रस्म के लिए आरोही रेडी हो चुकी थी। ये देख अब ईशू भी अपने रूम में रेडी होने चली गई। इधर आरोही रेडी होकर बैठी हुई थी। उसने इस समय येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें उसका गोरा रंग और भी निखर कर दिख रहा था। गुलाबी रंग की फ्लावर ज्वेलरी पहने हुए वो इस समय किसी परी की जैसी दिख रही थी। उसे देख सोनल ने खुश हो उसके गले लगते हुए कहा, यार आज तो ना, रुद्र गया, तुझे देख उसके दिल को एक बार फिर हार जाना है। आरोही सोनल की बात सुन हल्का सा मुस्कुराई तो जिया ने भी कहा, या शी इज राइट, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। तभी ईशू रेडी होकर आ गई और उसने आरोही से कहा, चलिए भाभी, भाई आ गए। जिया ने ईशू की बात सुन उससे पूछा, ईशू आप एंजल को भाभी क्यों बोल रही हैं? इस पर ईशू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये अब से मेरी भाभी होने वाली है। रुद्र भाई मुझसे बड़े हैं तो हुई ना ये हमारी भाभी और मैं इनकी भाभी। जिया ईशू की बात सुन मुस्कुराए। वहीं सोनल वो बेचारी दूर खड़ी होकर उन दोनों की बातों पर मुस्कुरा रही थी। असल में उसके परफ्यूम से ईशू को अच्छा फील नहीं हो रहा था इसलिए वो दूर ही जाकर खड़ी हो गई। इधर बाहर गार्डन में हल्दी की रस्म की सभी अरेंजमेंट की गई थी। राणा फैमिली अपने सभी मेहमानों के साथ वहां आ चुकी थी। रुद्र को उसकी जगह पर बैठाया जा चुका था। अब बस इंतजार था तो आरोही का। उसने इस समय लेमन येलो कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का पजामा पहना हुआ था जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। वैसे इस समय उसका चेहरा ज्यादा खिला हुआ नहीं था क्योंकि रुद्र आज आरोही की बातों से हट हो गया था। उसे एहसास हो गया था कि हाँ शायद वो अपने गुस्से में आकर आरोही के सामने ही ना जाने कितनी बार आदित्य की इंसल्ट कर चुका था जो कि गलत था और इसके लिए वो आरोही से माफी मांगना चाहता था पर कैसे ये उसे समझ नहीं आ रहा था।
थोड़ी ही देर बाद आरोही को हल्दी की रस्म के लिए लाया गया तो उसे देख रुद्र मंत्रमुग्ध हो गया। वो उसे देखता रह गया। तो उसके पास खड़े सक्षम ने कहा, अरे बस भी करो दूल्हे राजा, यही यही पास ही आकर बैठेगी भाभी, जी भर कर देख लेना। इस पर बॉबी ने कहा, और नहीं तो क्या, और देखते ही देखते रंग देना उनको अपने नाम की हल्दी के रंग में। ये कहते हुए दोनों सक्षम और बॉबी ने हंसी का ठहाका लगाया तो रुद्र भी मुस्कुरा दिया। आरोही अब उसके पास आकर बैठ गई थी तो सक्षम और बॉबी वहां से उठकर चले गए। इधर मेहमानों के बीच खड़े आदित्य ने आरोही को देखा तो वो बस उसे देखता ही रह गया। अक्सर जिंदगी में हम जो सोचते हैं वो कभी हमारे साथ ना होकर उससे उलट ही होता है। अपनी बेटी का बचपन तो वो देख नहीं पाया था क्योंकि वो नहीं थी उसके पास, और अब जब मिली तो ज्यादा दिनों के लिए नहीं मिली थी। सच बात तो ये थी कि आदित्य आरोही की इतनी कम उम्र में शादी करना ही नहीं चाहता, बल्कि उसके तेज दिमाग को देख वो चाहता था कि आरोही अब्रॉड जाकर अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करे और फिर अपने भाइयों की तरह उसका बिजनेस ज्वाइन करे। इधर सोनम और नैना से उनकी एक रिश्तेदार ने कहा, रूथ ने तो वाकई बहुत बड़ी मछली फंसाई है, अब नहीं भी कमा पाया तो कोई परेशानी नहीं। ये कहते हुए वे हंसी तो सोनम अपने गुस्से को दबाते हुए हल्का सा मुस्कुरा दी। जब से घर पर मेहमानों का डेरा लगा शुरू हुआ था तब से सोनम बस यही सब सुन रही थी अपने बेटे के लिए, जिस वजह से चाह कर भी वो आरोही को देख खुश नहीं हो पा रही थी। कईयों ने तो उससे ये तक कह डाला कि ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, और चलेगी भी तो तब जब रुद्र आरोही का गुलाम बन आगे पीछे घूमेगा। नैना ने सोनम का उतरा चेहरा देख सामने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप लोगों की बातें सुने ही ना, क्योंकि लोगों का तो काम ही बातें बनाना होता है। तभी अर्चना जी ने उन दोनों को आवाज देते हुए कहा, अरे रस्म शुरू करो। शुभी तुम भी आ जाओ। शुभी ने हाँ में सिर हिलाया और अब निधि जी को देखते हुए कहा, आंटी जी आप शुरू कीजिए। निधि जी मुस्कुराए और अर्चना जी के साथ रुद्र और आरोही के पास जा दोनों ने हल्दी की रस्म शुरू की। सबसे पहले अर्चना जी ने रुद्र को हल्दी लगाई, इसके बाद निधि जी ने आरोही को। इस बीच शुभी गुड़िया के जैसी सजी अपनी बेटी को देख थोड़ा भावुक हो गई और उसकी आंखें भर आई तो उसने इधर उधर देखते हुए ईशु से कहा, जाओ तुम भी लगा दो। तो ईशु ने हाँ में सिर हिला दिया और मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। ईशु ने आज हल्दी की रस्म में पंजाबी सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही प्यारी दिख रही थी, बहुत ही सुंदर। हाथों में भर भर कर पहनी हुई चूड़ियां शोर मचा रही थी, जिस वजह से उससे थोड़ी दूर खड़ा शुभित मुस्कुराता हुआ बार बार उसे सबके बीच खुलकर देखने की कोशिश कर रहा था। ईशु को तो दोनों रिश्ते निभाने थे, इसलिए उसने सबसे पहले आरोही को और फिर रुद्र को हल्दी लगाई। उसके बाद आध्या ने आकर हल्दी लगाई। उसके मन का फिलहाल वो ही जाने कि वो खुश थी या क्या। फिर उसके बाद खुशी ने, नैना ने, और इस तरह बारी बारी से सभी लोग रुद्र और आरोही को हल्दी लगाने लगे। आखिर में सोनम ने रुद्र को और शुभी आरोही को हल्दी लगाई। सभी ने हल्दी लगा दी थी, इसलिए फिलहाल रुद्र और आरोही के पास कोई नहीं था, तो रुद्र ने अपने आसपास कोई ना पाकर धीरे से आरोही का हाथ पकड़ते हुए धीमी आवाज में पूछा, गुस्सा हो। आरोही ने उसकी बात सुनना में सिर हिलाया तो रुद्र ने अब उसके हाथ पर थोड़ी पकड़ मजबूत कर ली तो आरोही उसे देखने लगी। उसकी नजरों को अपनी नजरों से मिलते देख रुद्र का दिल धड़क उठा। वो आरोही को देखता ही रह गया। हल्दी के रंग में रंगी हुई वो कितनी सुंदर लग रही थी कि तभी फोटोग्राफर की आवाज सुन रुद्र होश में आया। फोटोग्राफर रुद्र और आरोही को पोज समझा रहा था। इधर अपने फोन में मग्न आध्या का ध्यान अब ईशु और शुभित पर गया जो कि किसी से बात कर रहे थे। ईशु को देख वो गुस्से से भर गई और उसे याद आ गया कि कैसे उस दिन ईशु ने उसे फोन पर शुभित से दूर रहने की धमकी दी थी। कुछ देर बाद ईशु शुभित को छोड़ मेंशन के अंदर चली गई तो आध्या भी कुछ सोच उसके पीछे पीछे मेंशन के अंदर चली गई। हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेडफोन दिल।